जय महेश। मंच की अध्यक्षा रीताजी महेश्वरी, इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता सुशील जी तापड़िया, उपस्थित सभी बहनें एवं मान्यगण, आज इस कार्यक्रम की संयोजिका मैं लीला काबरा आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर तापड़िया आज अमूल्य समय एवं अनुभव के साथ हम सबको लाभान्वित करेंगे। आशा है इस रेडियोलॉजी इन मेडिकल साइंस प्रोग्राम में आप सभी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय महेश। और हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते सबको नमस्ते। जय महेश। जय महेश। और हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। और किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना हो तो बाद में सभी पूछे डॉक्टर साहब से। कोई चीज नहीं समझ में आए, कोई बात हो तो बाद में हम लोग अवश्य पूछें। बिल्कुल बिल्कुल। हम सेशन शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करें। लास्ट में कुछ समय रखेंगे, जब आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में अपने डिस्कस करें। ठीक। जय। ठीक है, चलिए। जय महेश। जय महेश सबको। कोरोना की रामासामा बोल सकते हैं, होली दिवाली की रामासामा। लोग एक साथ मिलने का मौका मिल रहा है और आज इस कोरोना ने अवसर जुटाया कि हम सब मिलकर कुछ टाइम पास तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ कुछ नॉलेज गेनिंग बातें भी करें। तो शुरू करते हैं। आज का जो मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, जैसे सब आप लोगों को सबको मालूम होगा, विराट हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मेरी ब्रांच रेडियोलॉजी है, तो उसी से संबंधित कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत लेमेंस लैंग्वेज में, बहुत सिंपल भाषा में ट्राई करूँगा कुछ बातें समझाने की, और उसमें अगर कुछ भी आप लोगों को लगे तो आप बाद में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक हमने रखा है कि रोल ऑफ रेडियोलॉजी इन मेडिकल इमेजिंग इन मेडिकल साइंस। रेडियोलॉजी एक जो सब्जेक्ट है, इसका मेडिकल साइंस में क्या रोल होता है, मेडिकल साइंस में रेडियोलॉजी से कैसे मदद मिलती है, इसके द्वारा कैसे हम किसी बीमारी का इलाज करने में हमें फायदा पहुंचता है, इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। जब अक्सर लगता है कि मेरे को लगता है कि ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी किसी न किसी टाइम किसी हॉस्पिटल के डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। डॉक्टर्स कुछ टेस्ट लिखते हैं, वो डिपार्टमेंट में जाते हैं और फिर उनको लगता है क्यों, कैसे, कब, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन घूमते हैं कि क्या करना है, ये क्या होता है, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे करेंगे। कुछ मन में डर रहता है, कुछ मन में क्वेरीज रहती है। तो हम अभी एक के बाद एक जो कॉमन मेडिकल जो टेक्निक्स है उसके बारे में बात करेंगे, मशीन्स के बारे में, वो कैसे काम करती है, वो उसका यूज क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो जो कॉमनली यूज्ड जो टेक्नोलॉजी है अभी मेडिकल साइंस में डायग्नोस्टिक साइड में, वो ये मैंने सामने एक लिस्ट लगा रखी है। इसमें ये एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड कलर डॉपलर, सीटी स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, शॉर्ट में बोला जाता है एमआरआई। आवाज सुन सकते हैं? सुन हाँ, आ रही बराबर। मैमोग्राफी, ओपीजी, उसका फुल फॉर्म होता है ऑर्थो पेंटोमोग्राफी, पेट सीटी स्कैन। तो ये कुछ मॉडलिटीज है, कुछ मशीनें, कुछ डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज है जिनको यूज करके हम पेशेंट्स के जो डिजीजेज है उसका पता लगाते हैं और उस डायग्नोसिस के हिसाब से ही उनका इलाज होता है। तो एक के बाद हम सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरे की, जो सबसे पुरानी मॉडलिटी है, और शायद एक्सरे एक ऐसी मॉडलिटी है, एक ऐसा इन्वेंशन था जिसने मेडिकल साइंस को बदल डाला। इन्वेंशन के पहले जितने भी बीमारियों का इलाज होता था वो क्लिनिकल बैकग्राउंड पे होता था। लोग नब्ज पकड़ते थे, छाती पे ऑस्कल्टेट करते थे, कान छाती को जो ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप ला के सुनते थे। बाकी वही उसी चीजों से पहले डायग्नोसिस होती थी और कोई तरीका नहीं था शरीर के अंदर देखने का। तो ये सर विलियम रोन्टगेन है, मैंने एक स्लाइड फोटो डाल रखा है, ये सर विलियम रोन्टगेन है। ये किसी एक दूसरी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे, अचानक एक दूसरा करने के चक्कर में अचानक से इनको पता चला कि एक कुछ अननोन जो रे है वो निकल रही है उनके
उन्हें वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो अचानक उनको पता चला कि एक अननोन रे निकल रही है, जिसके कारण से कुछ दूसरी जगह पे कुछ ग्लो आ रहा है, साइन आ रहा है। तो उन्होंने उस रे का फिर टेस्टिंग किया, और बिकॉज उस रे का नाम नहीं पता था उस टाइम, कुछ भी एक अननोन रे थी, इसलिए उसका नाम उन्होंने रखा एक्सरे। एक्स बोला जाए तो अननोन होता है, इसलिए उस रे का नाम पड़ा एक्सरे। तो फिर उन्होंने एक्सरे पे काफी स्टडीज की, और धीरे धीरे करते करते 1895 में ये हुआ कि उस एक्सरे को हम मेडिकल कर सकते हैं। एक्सरे का यूज करके हम मनुष्य के शरीर के अंदर देख सकते हैं। तो उन्होंने फिर एक टेक्नोलॉजी डिवाइस की, और उन्होंने जो पहला एक्सरे किया था वो एक्सरे मैंने यहाँ दिखा रखा है, एक हाथ का एक्सरे दिख रहा है, हाथ का एक एक्सरे दिख रहा है, ये वो एक्सरे उन्होंने पहला एक्सरे, ये दुनिया का पहला एक्सरे है। ये एक्सरे पता है किसका है? ये एक्सरे है उनकी वाइफ का, उनकी वाइफ का फोटो लगा हुआ, तो उन्होंने अपनी वाइफ का पहला एक्सरे निकाला था। ये दुनिया का पहला एक्सरे है, और इसके बाद से फिर मेडिकल साइंस ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई, और फिर सालों दर साल नई नई बातें, नई नई टेक्नोलॉजीज और नई नई मॉडलिटी जाती गई। तो चलिए देखते हैं एक्सरे कैसे काम करता है। ये एक एक्सरे मशीन है। एक्सरे मशीन में यहाँ पे एक ट्यूब, ये जो लगा हुआ है इसको ट्यूब कहा जाता है, एक टेबल होती है और एक स्टैंड होता है। पेशेंट जो भी जाते हैं एक्सरे डिपार्टमेंट में, उनको गाउन वगैरह पहना के कुछ मेटल की चीजें वो हटाकर उनको यहाँ लिटाया जाता है, और इस एक्सरे के सामने जिस पार्ट का एक्सरे करना होता है उसको इस ट्यूब के सामने रखा जाता है। छाती का एक्सरे करना हो तो यहाँ इस स्टैंड के सामने खड़ा किया जाता है, और बाकी चीजों के लिए यहाँ लेटाया जाता है। लेटाने के बाद में ये जो ट्यूब होती है इसमें से एक्सरे निकलती है। कैसे निकलती है? एक्सरे ट्यूब क्या होती है? जैसे एक टॉर्च होती है, टॉर्च के अंदर में क्या होता है? बल्ब होता है, और हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब से क्या निकलती है? लाइट निकलती है। ठीक उसी तरह से इस एक्सरे ट्यूब के अंदर में अंदर एक ट्यूब होती है जिसको कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। उस कैथोड रे ट्यूब में जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है, जब पावर सप्लाई अब दिया जाता है, बटन दबाया जाता है मशीन का, तो उस एक्सरे ट्यूब से कैथोड रे से एक रे निकलती है जिसको एक्सरे कहा जाता है। वो एक्सरे बाहर आती है, और जैसे लाइट, टॉर्च से जो लाइट निकल रही है उसके बीच में अगर हाथ रख दे तो दीवार पे उसकी छाया बन जाती है। ठीक उसी तरह से ये एक्सरे शरीर के अंदर जाती है, और शरीर के अंदर के अंगों की एक इमेज बनाती है। लाइट शरीर के अंदर नहीं जा सकती, एक्सरे शरीर के अंदर जा सकती है। तो जब ये शरीर के अंदर एक्सरे जाती है तो शरीर के एक तरफ से घुसकर और दूसरी तरफ निकलती है। दूसरी तरफ एक कैसेट लगाई होती है, उस कैसेट के अंदर में एक फिल्म होती है। फिल्म लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है, वो डिटेक्ट करती है कि वहां पे किस जगह पे कितनी लाइट आ रही है। तो जब एक्सरे यहाँ से घुसती है अंदर, तो शरीर के जो कठोर अंग होते हैं, जो कड़े अंग होते हैं, जैसे कि हड्डियां, कुछ कैल्शियम वाली चीजें, वो चीजें एक्सरे को ज्यादा रोकती है। और जो सॉफ्ट चीजें होती है जैसे कि लंग्स, हाथ या बाकी शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जो मांस होते हैं हाथों में, सब वो एक्सरे को कंपेरेटिवली कम रोकते हैं। तो जिस जगह पे एक्सरे ज्यादा रुक जाता है वो एक्सरे प्लेट पे व्हाइट दिखने लगता है, और जिस जगह से एक्सरे ज्यादा पास होता है, जो सॉफ्ट चीजें होती है जहां से एक्सरे ज्यादा निकलता है और प्लेट तक पहुंचता है, वो चीजें काली दिखती है। जैसे कि एक एक्सरे मैंने यहाँ लगा रखा है, एक चेस्ट का और एक ये पेट का एक्सरे। चेस्ट के एक्सरे में लंग्स क्या होता है? लंग्स के अंदर में हवा भरी हुई होती है, और बाकी ये क्या? हड्डियां हैं, हड्डियां कड़ी होती है। तो जहां जहां हड्डियां है वो एक्सरे में व्हाइट दिखती है, क्योंकि इन्होंने एक्सरे को ज्यादा रोका। लंग्स में हवा भरी होती है तो एक्सरे लंग छाती के एक तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ ज्यादा पास हुआ लंग्स के एरिया में, इसलिए लंग्स काले दिख रहे हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ एक एक्सरे लगा रखा है मैंने, पेट का एक्सरे। ये हड्डी दिख रही है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी बोन होती है, ये एक्सरे को ज्यादा रोकती है, इसलिए व्हाइट दिखती है। और जहाँ बाकी चीजें जो पेट में लीवर वगैरह ये सॉफ्ट होते हैं, इनके थ्रू एक्सरे आराम से पास हो जाती है, तो वो ग्रे दिखते हैं, वो ठीक से नहीं दिखते। तो ये एक्सरे होता है। तो इस तरीके से एक्सरे लिया जाता है। अब जैसे कुछ एक्सरे में दिखा रहा हूँ, ये जो एक लंग, एक छाती का एक्सरे। अब छाती के एक्सरे में नॉर्मली लंग्स में हवा भरी हुई होती है, इसलिए लंग काले दिखते हैं। लेकिन अगर लंग में कोई बीमारी हो जाती है, तो जैसे कि निमोनिया हो गया, तो लंग के अंदर में पीप भर जाता है, पानी भर जाता है। पानी बोलने से वो व्हाइट हो, वो पानी बोलने एक्सरे को ज्यादा रोकता है, इसलिए एक्सरे में जब जहां भी इन्फेक्शन कुछ हो तो वो व्हाइट दिखने लगता है। नॉर्मल लंग काले दिखते हैं। लंग्स के अलावा एक्सरे में हम हार्ट को देख सकते हैं। ये हार्ट है, ये हार्ट की साइज देख सकते हैं, हार्ट बड़ा हुआ छोटा हुआ वो देख सकते हैं। तो ये एक एक्सरे का दूसरा, जैसे ये हड्डी का एक्सरे हमने किया हुआ है। हड्डी के एक्सरे में यहाँ पे ये नॉर्मल हड्डी है, ये टूटी हुई हड्डी दिख रही है, तो एक्सरे से ये देख सकते हैं। एक्सरे का और यूजेज, बहुत सारे यूजेज है एक्सरे के।
जो कॉमन यूजेज है एक्सरे के, वो सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज है वो हड्डियों में और छाती के इन्फेक्शन में। छाती में अगर कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले जो चीज पूछी जाती है वो चेस्ट एक्सरे। और अगर हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है, हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए या ज्वाइंट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो एक्सरे। इन दो चीजों के अलावा एक्सरे माथे के लिए किया जाता है, अगर साइनस हो जाए, साइनोसाइटिस हो जाए, उसके लिए किया जाता है। बाकी जहां तक कुछ ट्यूमर्स, लीवर वगैरह की चीजें हैं, वो सब चीजों में एक्सरे का खास रोल नहीं होता है। अगर आंत को देखना है तो एक्सरे में, नॉर्मल एक्सरे में हम ऐसे नहीं देख सकते। आंत को देखने के लिए फिर एक बेरियम बोल के दवाई पिलाई जाती है, जैसे एक्सरे में दिख रहा है। एक बेरियम दवाई पिलाने के बाद में आंत सफेद हो जाती है और आंत दिखने लगती है। तो पुराने जमाने में, आजकल तो ये कम हो गया, पहले आंत को की कोई बीमारी पता करने के लिए ये बेरियम एक्सरे किया जाता था। उसी तरह से अगर एक्सरे से किडनी स्टोन को पता लगाना हो तो आईबीपी बोल के एक टेस्ट होती है, जो नस के द्वारा एक कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है, और वो कॉन्ट्रास्ट देने के बाद में वो कॉन्ट्रास्ट किडनी में आने से किडनी दिखने लग जाती है, और किडनी के सारे पाइप, किडनी के स्ट्रक्चर्स और कोई स्टोन हो तो वो दिख सकता है। इसी तरह फीमेल्स में अगर ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है, अगर बच्चा नहीं हो रहा किसी को, उसकी ट्यूब ब्लॉक हो गई, तो वो पता लगाने के लिए भी एक्सरे में हम लोग एक टेस्ट करते हैं, उसको बोला जाता है HSG, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। उसमें बच्चादानी के मुंह से एक दवाई डाली जाती है, जिससे वो ऐसे यूट्रस नहीं दिखता एक्सरे में, लेकिन जब वो दवाई डाली जाती है, डालने के बाद में यूट्रस के अंदर का सारा स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है, और उसके अलावा वो जो दोनों ट्यूब दिखने लग जाती है, और अगर ट्यूब कहीं पे ब्लॉक है तो हम एक्सरे से, इस एक्सरे द्वारा पता लगा सकते हैं। इस तरीके से एक्सरे के ये यूजेज है। अब एक्सरे के साइड इफेक्ट्स क्या है? एक्सरे के जो एक्सरे में जो यूज होता है, जो एक्सरे बीम, उसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन कराता है। ये बॉडी के अंदर में एक तरह का रेडिएशन कराता है। रेडिएशन क्या करता है कि अपने बॉडी के सेल्स को डैमेज कर देता है, उसके डीएनए में चेंज ला सकता है। तो एक्सरे बहुत ज्यादा एक्सेस एक्सरे नहीं कराने चाहिए। एक्सरे से जहां तक हो सकता है कि जितने मिनिमम एक्सरे उतने ही कराने चाहिए, जब मन चाहे तब एक्सरे नहीं कराना चाहिए। एक्सरे जैसे बच्चों में एक्सरे काफी नुकसान कर सकता है, छोटे बच्चों में, 2-3 साल के बच्चे, उनमें जहां तक हो सके एक्सरे अवॉइड करना चाहिए। और प्रेगनेंसी में जब बच्चा बन रहा होता है, उस टाइम बच्चे को बहुत नुकसान कर देता है एक्सरे, बनते हुए बच्चे को। तो कम से कम भी प्रेगनेंसी के टाइम में, अगर प्रेग्नेंट है, एक्सरे डॉक्टर ने लिख दिया है, तो आपको बताना चाहिए टेक्नोलॉजिस्ट को, टेक्नीशियन को, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा एक्सरे करना है कि नहीं करना, आप पहले डॉक्टर से बात करो। ये आपको इन्फॉर्मेशन, जो भी कोई भी चाइल्ड बेयरिंग एज की कोई भी फीमेल है, अगर एक्सरे कराने जाती है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी भी गलती से भी अगर वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने एक्सरे लिखा है, उसको ये बात पहले बतानी चाहिए। नॉर्मली एक्सरे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 हफ्ते के अंदर में एक्सरे जहां तक हो सके बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। 12 हफ्ते के बाद में अगर ऐसा जरूरी है कि करना ही पड़ेगा, तो फिर टेक्नीशियंस आपके बाकी शरीर को कवर करके एक्सरे कर देते हैं। तो एक्सरे का ये साइड इफेक्ट है एक्सरे जब तक, लेकिन ये इतना मिनिमम डोज होता है कि ऐसा नहीं कि एक्सरे करने से आप डरे, अननेसेसरी नहीं करें। जो नॉर्मल रेडिएशन डोज होती है, जो एटमॉस्फेरिक रेडिएशन होता है 3 मिलीसीवर्ट का होता है, जो एक साल में अपने को नॉर्मली हवा में रेडिएशन होता है। और एक्सरे का जो चेस्ट एक्सरे का रेडिएशन होता है 0.1 मिलीसीवर्ट। तो ये बिल्कुल नहीं के बराबर। एक चेस्ट एक्सरे करेंगे तो 0.1, मतलब ये बिल्कुल नहीं के बराबर। लेकिन फिर भी अवेयर रहना चाहिए कि जब मन चाहे कि आपको छोटा सा कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, एक्सरे करा लिया, नहीं। एक्सरे को जहां तक हो सके डॉक्टर की सलाह से, और जब जरूरी हो तभी कराना चाहिए, जब मन चाहे तब नहीं कराना चाहिए। तो ये था एक्सरे। अब एक्सरे के बाद में, एक्सरे से बहुत चीज, एक्सरे जैसे मैंने कहा कि एक्सरे बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, चेस्ट के लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी चीजों के लिए एक्सरे का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। और टाइम के साथ में और बहुत सी, मेरा स्लाइड दिखा, टाइम के साथ में और नहीं मेरा तो उस टाइम के साथ में और इन्वेंशंस होते गए। और 1950-60s में एक 1950-60 में एक इन्वेंशन हुआ जिसको कहा जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी, कुछ लोग बोलते हैं सोनोग्राफी, और नेपाल में इसको कहा जाता है वीडियोग्राफी, वीडियो एक्सरे। वीडियो एक्सरे बिल्कुल मिसनॉमर है, लेकिन क्योंकि वीडियो एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में एक्सरे का कोई रोल नहीं होता, ये बिल्कुल भी गलत नाम है। इसलिए अच्छा है इसको बोला जाए अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी, जो कि इसका
अल्ट्रासोनोग्राफी और सोनोग्राफी एक कैसे काम करता है? अल्ट्रासोनोग्राफी पता बेसिकली इसका इन्वेंशन के लिए जो सबसे पहली आइडिया ह्यूमन हम जो साइंटिस्ट थे उनको जो आइडिया मिली वो मिली कहाँ से पता है? बैट से। बैट आजकल अभी ये कोरोना जो बैट के से जो चमगादड़ इससे ही फैल रहा है ना कोरोना, तो वो कोरोना बैट का खराब पार्ट है। लेकिन बैट का एक अच्छा पार्ट था कि बैट ने ह्यूमन काइंड को एक आइडिया दिया कि एक अल्ट्रासाउंड बोल के कुछ बनाया जा सकता है। कैसे? बैट जब हवा में उड़ता है तो बैट का विजन बहुत पुअर होता है, कुछ बैट बिल्कुल भी नहीं देख पाते, कुछ बैट देख पाते। तो बैट को जब डायरेक्शन पता करना होता है तो वो अपने शरीर से एक साउंड निकालता है। और आप लोगों ने सुना होगा जब पहाड़ के पास जाके अगर आप जोर से बोलते हैं हेलो तो वापस आवाज आती है, हेलो आती है ना? आती है। तो सेम टेक्नोलॉजी बैट भी क्या करता है कि एक साउंड फेंकता है, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं उसको, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, जिस साउंड को आपने नहीं सुन सकते। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप उस साउंड को सुन पा रहे हैं। जो बैट जिस साउंड को फेंकता है या जो अल्ट्रासाउंड में जो साउंड यूज होता है उसका नाम होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो अपनी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो अपने कान सुन सकते हैं उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती है जो सुन नहीं पाते। उस फ्रीक्वेंसी को वेव्स को बैट छोड़ता है, वो साउंड जाता है किसी दीवार को या आगे किसी चीज को टकराता है, और जब वापस लौटता है तो बैट के पास जब पहुंचता है तो बैट को पता चल जाता है अच्छा मैंने जो साउंड फेंका था वो वापस आ रहा है, इसका मतलब वो कैलकुलेट करता है कि इतनी दूर के बाद में एक दीवार होगी तो मेरे को अपना डायरेक्शन चेंज करना है। तो ये एक चीज पता चली लोग साइंटिस्ट को कि अगर ऐसा कुछ अपने बना ले कि मशीन शरीर के अंदर भी ऐसा कुछ भेज सके और उसको वापस लाकर उससे कुछ इमेज बना सके तो शायद हम शरीर के अंदर देख पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने फिर एक इन्वेंशन किया जिसका नाम था अल्ट्रासोनोग्राफी। तो आइए समझते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी कैसे करता है। ये एक मशीन अल्ट्रासाउंड की, बेसिकली इस मशीन में एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड कंप्यूटर जैसी चीज होती है, कंप्यूटर ही होता है बेसिकली, हाईटेक कंप्यूटर होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे और कीज भी होते हैं जो कि हमारे को हेल्प करते हैं मशीन पेशेंट की अच्छी इमेज निकालने में और बहुत सी चीजों में हेल्प करते हैं। तो ये एक मशीन होती है। पेशेंट आपको जब आप अल्ट्रासाउंड रूम में जाते हैं तो पेशेंट आपको लेटाया जाता है बेड पर। जिस पार्ट का करना अल्ट्रासाउंड अब मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे कौन से पार्ट का होता है। जिस पार्ट का अल्ट्रासाउंड करना होता है उस पार्ट को एक्सपोज किया जाता है। उस पार्ट को एक्सपोज कर उस पर एक जेल डाली जाती है। जेल जैसे चिपचिपी चीज होती है उसको जेल कहा जाता है। उस जेल डाली जाती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो आराम से बॉडी पे लगाई जा सकती है, कोई नुकसान नहीं करता। वो उस जेल को लगा के उसके ऊपर में एक प्रोब होता है जो मशीन से जुड़ा होता है। प्रोब बोल के एक माइक्रोफोन जैसी चीज होती है, ये एक इसको प्रोब बोलते हैं या ट्रांसड्यूसर बोला जाता है। ये लगा होता है, मशीन से कनेक्टेड होता है, इसको बॉडी के साथ में लगाया जाता है और बॉडी और उसके बीच में जेल डाली जाती है। जेल क्यों डाली जाती है? कि इससे जो साउंड निकलेगा और जो शरीर के अंदर जाएगा वो साउंड अगर बीच में थोड़ी भी एयर आ जाएगी, थोड़ी भी हवा रहेगी बीच में, अगर स्किन के साथ में कांटेक्ट अच्छा नहीं आएगा तो वो इससे निकला हुआ जो साउंड हम अंदर भेजना चाह रहे हैं वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो स्किन के साथ में अच्छा कांटेक्ट बनाने के लिए हम जेल लगाते हैं। दूसरा जेल का फायदा होता है कि ये प्रोब जिसको हम शरीर के ऊपर में घुमाते हैं तो अगर वो स्किन स्मूथ नहीं रहेगी तो घुमाने में दिक्कत होगी। तो एक ये लुब्रिकेंट का काम करता है जेल, और दूसरा कॉन्टेक्ट का काम करता है। तो पेशेंट को लिटाया जाता है, उसके जेल डाली जाती है, ऊपर से ये ट्रांसड्यूसर लगाया जाता है। इस ट्रांसड्यूसर के अंदर में एक मैकेनिज्म होती है, उसका नाम होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिकली ऐसा समझिए कि ये जो प्रोब होता है इससे जब मशीन ऑन किया जाता है तो इसके अंदर से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं वो साउंड प्रोड्यूस होता है। जो ब्लू मैंने दिखा रहा है स्लाइड में, ये ब्लू साउंड है जो अल्ट्रासाउंड है जो अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है। यहाँ से साउंड अंदर घुसता है और अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अंदर में है, लीवर है, गॉलब्लैडर है, किडनीज है, हाथ है, यूरिनरी ब्लैडर है, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है उनको ये साउंड अंदर जाके हिट करता है। हिट करने के बाद में क्या होता है कि जैसा कि बेट चमगादड़ का प्रोड्यूस किया हुआ साउंड वापस आता है, वैसे ये साउंड भी अंदर जाता है और अंदर जाके एक डिफरेंट ऑर्गन्स को हिट करता है और हिट करके उसमें से उस ऑर्गन की डेंसिटी के हिसाब से, जितना कड़ा ऑर्गन है, जितना सॉफ्ट ऑर्गन है, किस तरह की बनावट, उस ऑर्गन की बनावट के हिसाब से ये साउंड फिरता आता है वापस। और ये साउंड जब वापस आता है तो इस प्रोब का दूसरा काम होता है कि इस साउंड को वापस रिसीव करना। तो ये देने का काम भी कर रहा है और लेने का काम भी कर रहा है। समझ लीजिए एक बैंक काउंटर में बैठा कैशियर है जो दे रहा है और ले रहा है। देते और लेते टाइम पे हिसाब रखता है कि कितना अंदर भेज रहा है और कितना बाहर आ रहा है, इसका हिसाब रखता है और इस चीज को ये इस मशीन के कंप्यूटर में भेज देता है। यहाँ से जितना साउंड अंदर गया वो मशीन को पता होता है,
कितना साउंड कहाँ से वापस आया, ये भी मशीन का कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। और हर बिंदु पर, शरीर के हर बिंदु पर कितना साउंड गया और कितना साउंड वापस आया, उसका हिसाब, उसको बिंदु को बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में पिक्सल। तो किस पिक्सल पे, किस बॉडी के किस बिंदु पे, लीवर के किस कण पे कितना साउंड अंदर गया और कितना साउंड बाहर आया, उसका हिसाब ये मशीन करती है। बिल्कुल फास्ट होता है, एकदम रियल टाइम, तुरंत तुरंत ये कैलकुलेट करता है। और कैलकुलेट करके ये क्या करता है, जहां जहां पर से साउंड ज्यादा वापस आ रहा है, उस बिंदु को व्हाइट बना देता है मशीन, उस बिंदु को व्हाइट बना देती है। और जिस जगह से साउंड कम वापस आ रहा है, जहां से साउंड ज्यादा पास हो जा रहा है, मतलब कोई सॉफ्ट चीज है जैसे कि पेशाब की थैली है, ब्लैडर, उसमें पानी भरा हुआ, पानी से साउंड आराम से जा सकता है, वापस नहीं आता। कोई स्टोन है, वो कड़ी चीज है, हड्डी है, वो कड़ी चीज है, उससे ज्यादा साउंड वापस आएगा। तो स्टोन कैल्शियम है, इसलिए वापस साउंड को जाने नहीं देता, पास नहीं होने देता, रोक देता है, तो ज्यादा साउंड वापस आता है। तो इस तरह के जिस बिंदु से ज्यादा साउंड वापस आ रहा है, उस बिंदु को वो व्हाइट डॉट बना देता है, और जहां से कम साउंड वापस आ रहा है उसको ब्लैक बना देता है इस तरीके से। और जो बीच में होते हैं उसको ग्रे बना देता है। तो ये ग्रे और व्हाइट स्केल पे हर एक बिंदु को मशीन एक कलर देती है, और वो कलर को सेट करने के बाद में एक इमेज बनती है। वही इमेज होती है जो जिससे हम स्टडी करते हैं, हम हमारी ये पढ़ाई होती है, हम समझ पाते हैं कि अच्छा ये ऐसा दिखना चाहिए था, ये ऐसा दिख रहा है, इसलिए ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। और ये क्या अब नॉर्मल है, इसके लिए एक स्टडी होती है जो कि हम सीखते हैं। इस तरीके से मशीन काम करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, साउंड अंदर जाता है, साउंड वापस आता है, और हर जगह के हिसाब से एक कलर कोड यहाँ पे बनता है। उस कलर कोड को कंप्यूटर सारे कोडों को मिलाकर एक इमेज मशीन पे बनाता है, जो इमेज को देखकर रेडियोलॉजिस्ट एक डायग्नोसिस बनाता है। और ये बिल्कुल रियल टाइम में होता है कि तुरंत का तुरंत, एक मतलब हर शरीर के अंदर में हर सेकेंड की खबर यहाँ पे आती है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे, तो ये फंक्शनिंग होती है अल्ट्रासाउंड की। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल है, ये गॉल ब्लैडर, ये काला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पित्त की थैली है, इसके अंदर में जो काला दिख रहा है पित्त, पित्त बोले तो पानी के अंदर से साउंड ज्यादा जा सकता है, पानी साउंड को नहीं रोकता, इसलिए जहां से ज्यादा साउंड जा रहा है वो चीज काली हो गई। लेकिन अंदर में 2 स्टोन भी है। स्टोन क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम क्या करेंगे, साउंड को इसके आगे नहीं जाने देंगे। यहाँ से साउंड जो आ रहा है उस साउंड को स्टोन ने रोक लिया। अब रोक लिया तो क्या हो गया, पीछे का एरिया काला हो गया, क्योंकि इधर पीछे अब साउंड नहीं जा सकता। लेकिन स्टोन खुद क्या हो गए, व्हाइट हो गया। मशीन ने पता लगा लिया कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज बैठी हुई है जो पूरी साउंड को वापस भेज रही है। इसका मतलब ऐसी एक गोल चीज है जो जिसको मेरे को स्क्रीन पे व्हाइट दिखाना, तो मशीन ने यहाँ पे इसको व्हाइट दिखा दिया। तो व्हाइट चीजें जैसे कि कैल्शियम हो गए बॉडी में, कैलकुलस स्टोन्स, गॉलब्लैडर स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, ये कुछ भी होते हैं, ये व्हाइट दिखते हैं। जो पेशाब की थैली होती है, गॉलब्लैडर होते हैं, या खून की नलियां होती है, उनके अंदर में फ्लूइड भरा होता है, वो व्हाइट दिखता है, वो ब्लैक दिखता है वो। तो इस हिसाब से एक इमेज बनती है। जैसे कि लीवर है, ये लीवर की इमेज है, लीवर के अंदर में गोल गोल काले काले दिख रहे हैं, नॉर्मल लीवर ऐसा दिखता है। लेकिन अगर लीवर के अंदर में कोई खराबी होगी, ट्यूमर, जैसे ट्यूमर्स हो गए, तो ट्यूमर्स होने से जो नॉर्मल लीवर का जो टेक्सचर था वो चेंज हो गया। नॉर्मल लीवर जितना कड़ा था उससे ये ज्यादा कम कड़े स्ट्रक्चर अंदर बन गए, क्योंकि सेल्स डैमेज हो गई। तो मशीन ने उसको ऐसा कलर बना दिया। तो ये ट्यूमर्स हो गए, तो हम पता लगा लेते, अच्छा दिखना तो ऐसा चाहिए था, अब दिख रहा है ऐसा, मतलब गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, तो ठीक है ट्यूमर, अब हम पता लगाते हैं। हम ये हमारी पढ़ाई होती है कि हम कैसे बता देंगे ट्यूमर किस टाइप का ट्यूमर हो सकता है। जैसे यहाँ एक दिखाया मैंने, एक यूट्रस है, यूट्रस के अंदर में जो व्हाइट लाइनिंग दिख रही है, ये इंडोमेट्रियम है, ये अंदर की लाइनिंग है इंडोमेट्रियम, जहाँ से मेंस्ट्रुएशन होता है उसके टाइम में ये हटती है, ये लाइनिंग निकल जाती है बाहर में। और बाकी यूट्रस में, ये जो यूट्रस की वॉल है, इसके अंदर में जैसे काला दिख रहा है, ये ट्यूमर है, फाइब्रोइड्स बोलते हैं आप लोग, फीमेल्स में काफी कॉमन होता है फाइब्रोइड। ये एक फाइब्रोइड है, बिकॉज फाइब्रोइड का टेक्सचर यूट्रस के टेक्सचर से अलग होता है, तो मशीन ने उसको एक अलग कलर बना दिया, तो हमारी आंखों को दिखता है कि अच्छा ये नॉर्मल यूट्रस नहीं है। इस तरीके से अल्ट्रासाउंड काम करता है। अल्ट्रासाउंड का एक रोल होता है कलर डॉपलर। कलर डॉपलर में क्या होता है कि वेसल्स को, आर्टरीज को, ब्लड वेसल्स को देखा जाता है कि ब्लड ठीक से चल पा रहा है नहीं, अगर क्लॉट बन गया, कुछ बन गया, तो हम ये पता लगा सकते हैं। इस तरीके से अल्ट्रासाउंड की काम करता है। अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या होते हैं, अल्ट्रासाउंड को हम बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए कर सकते हैं, सिर्फ स्कल को, माथे का नहीं कर सकते। माथे का सिर्फ बच्चों में कर सकते हैं, जब तक कि ये आगे अब खुला हो, क्योंकि हड्डी के अंदर से अल्ट्रासाउंड पास नहीं हो सकता। अल्ट्रासाउंड को पास होने के लिए, अंदर जाने के लिए जगह चाहिए, लेकिन हड्डी अंदर नहीं जाने देगी, हड्डी अल्ट्रासाउंड को रोक लेती है। इसलिए जहां पर बच्चों को
अगर करना है तो बच्चों का यहाँ पे खुला होता है, जो 6 महीने के बच्चे उनका खुला होता है, तो वहां उनका माथे का कर सकते हैं। अदरवाइज हम बाकी सारी चीजों का कर सकते हैं, शोल्डर्स का कर सकते हैं, हम नेक का कर सकते हैं, थायराइड के लिए कर सकते हैं, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, पेट का अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, नीचे के पैरों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेकिन हड्डियां नहीं दिखती, हड्डियों को हम नहीं दे, हड्डियों की कोई भी बीमारी अल्ट्रासाउंड पे नहीं पता लगाई जा सकती। इसके अलावा लंग्स की कोई बीमारी नहीं पता, क्योंकि लंग्स में एयर होती है, एयर में साउंड नहीं जा सकता, तो जहां भी एयर है वहां आपकी डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड पे नहीं हो सकती। जैसे कि लंग्स, लंग्स के अंदर में क्या हम नहीं पता लगा सकते, लंग्स के सरफेस पे अगर अगर लंग्स के बाहर अगर पानी है तो वो देख सकते हैं, लेकिन लंग्स के अंदर कुछ है तो अल्ट्रासाउंड के लिए कोई काम का नहीं है। वैसे ही आंत के अंदर में क्या होती है, एयर भरी हुई होती है, तो आंत की बहुत सी कुछ चीजें आंत की हम पता लगा पाते हैं, लेकिन आंत की सारी चीजें पता लगाना अल्ट्रासाउंड पे मुश्किल है। तो अल्ट्रासाउंड पे क्या कर सकते हैं हम, लीवर की बीमारियां पता लगा सकते हैं, किडनी की बीमारियां, किडनी के ट्यूमर, किडनी के स्टोन पता लगा सकते हैं, पेशाब की थैली, यूट्रस का हम पता लगा सकते हैं, ओवरीज का पता लगा सकते हैं, ओवरीज की बीमारियों का पता लगा सकते हैं, स्प्लीन पैनक्रियास की बीमारियां पता लगा सकते हैं, थायराइड ब्रेस्ट की बीमारियां पता लगा सकते हैं। माथे का नहीं कर सकते, लंग्स का नहीं कर सकते और आंत का नहीं कर सकते। तो ये है अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड के लिए प्रिपरेशन क्या होता है, अल्ट्रासाउंड के लिए प्रिपरेशन चाहिए होता है कि आपको, अगर डिपेंड करता है किस पार्ट का करना, अगर पेट का करना हो तो 3 से 4 घंटे खाली पेट जाना पड़ता है, और 3 से 4 घंटे खाली पेट और पेशाब रोक कर, क्योंकि आपको नीचे यूट्रस और अगर प्रोस्टेट देखना हो तो पेशाब रोका होना पड़ता है। तो ये प्रिपरेशन होता है। अदरवाइज ब्रेस्ट के लिए, थायराइड के लिए, सबके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं चाहिए, जरूरत होता है, कभी भी आप जा सकते हैं। पेट का करना हो तो 3 से 4 घंटे खाली पेट और पेशाब रोक कर, अदरवाइज कुछ खास प्रिपरेशन अल्ट्रासाउंड में जरूरत नहीं होती है। अल्ट्रासाउंड का साइड इफेक्ट्स क्या होता है, अल्ट्रासाउंड का कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक, आज की डेट तक अल्ट्रासाउंड का कोई भी साइड इफेक्ट पता नहीं चलता है, बिल्कुल भी सेफ मोडेलिटी है। इतनी सेफ है कि अगर माँ के पेट में अगर 6 हफ्ते का बच्चा भी है, छोटा सा, वो एक आधा सेंटीमीटर का बच्चा होता है, उसका भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसको भी कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मोडेलिटी है जो किसी में भी किया जा सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, पेट में बड़ा 6 हफ्ते का बच्चा हो, माँ के अंदर का बड़ा हुआ बच्चा हो, या बाहर आने के बाद बच्चा हो, या कोई बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी अल्ट्रासाउंड किसी में भी किया जा सकता है, कितनी भी क्या बार किया जा सकता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफेस्ट मोडेलिटी, सेफेस्ट कहा जाता है इसको, सेफेस्ट ऑफ दी ऑल, इससे सेफ कोई भी मोडेलिटी नहीं। अब अल्ट्रासाउंड का एक जो काफी कॉमन रोल है, बाकी चीजें होती है, इसके अलावा एक रोल होता है एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन क्या होता है कि बच्चों के, जब माँ के पेट में जब बच्चा पड़ता है तो बच्चे के की पैथोलॉजीज को पता करने के लिए, बच्चा कैसा बढ़ रहा है, बच्चा यूट्रस के अंदर है कि यूट्रस के बाहर है, बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, बच्चे के पार्ट्स कैसे बन रहे हैं, बच्चे के ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, बच्चे की किडनी ठीक बन रही है कि नहीं बन रही है, बच्चे का ब्रेन ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पता लगाने के लिए एनोमली स्कैन किया जाता है। एनोमली स्कैन अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही किया जाता है, और ये 20 से 22 हफ्ते के बीच में सबसे अच्छा टाइम होता है। 20 हफ्ते जब और बच्चे के सारे ऑर्गन बन जाते हैं, उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और उस टाइम पे हम ये पता लगा पाते हैं कि बच्चे के अंदर में कोई डिफेक्ट है क्या। अगर कोई डिफेक्ट है तो या तो कुछ चीजें होती है जिसका इलाज हो सकता है बच्चा बाहर आने के बाद में, कुछ का इलाज बच्चे के पेट में रहते हुए भी हो जाता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका इलाज नहीं हो सकता। अगर वैसा हो तो बच्चे को फिर उस स्टेज पे टर्मिनेट करना पड़ता है। तो ये अगर अर्ली पता चल जाए तो अच्छा रहता है। इसके लिए एनोमली स्कैन किया जाता है, जिसमें कि जैसा कि मैंने शुरू में दिखाया, ये एक 2D अल्ट्रासाउंड है, जिसमें कि हम 2 डायमेंशन में देख पाते हैं, बच्चे का माथा है, बच्चे के लिप्स, नाक, ये ब्रेन। तो ये एक पुरानी मॉडलिटी थी, और ये अल्ट्रासाउंड रियल टाइम होता है, तो बच्चे के सारे मूवमेंट्स, जो भी अंदर बच्चा मूवमेंट कर रहा है, और रियल टाइम में दिखता है। बच्चे का हार्ट चलते हुए दिख रहा है, बच्चे के पाँव हाथ हिलते हुए दिख रहे हैं, बच्चा मुंह खोलेगा तो ये देखिए बच्चा चल रहा है, दिख रहा है, तो ये रियल टाइम में दिखता है। ये 2D है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, और फिर आई 3D। 3D में क्या होता है कि बच्चे को हम लोग रियल टाइम, जैसा बच्चा बाहर दिखता है वैसा ही देख सकते थे, लेकिन 3D का डिसएडवांटेज था कि 3D रियल टाइम में नहीं, 3D फिक्स इमेज होती थी, ये चलती नहीं थी, एक जिस पोजीशन में इमेज बनाई जाती थी वही दिखता था। तो फिर और एडवांसमेंट आया, फिर आया 4D। 4D में क्या हो गया कि 3D, 3 डायमेंशनल इमेज विथ 4th डायमेंशन आया, रियल टाइम। तो रियल टाइम 3D मतलब बच्चा जैसा बाहर दिख रहा है, जैसा बच्चा बाहर होते तो क्या करता बच्चा, मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सेम चीज पेट के अंदर में बच्चा जो भी कर रहा है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3D, ये 4D वीडियो, जैसे बच्चा अपना हाथ हिला रहा है, अंगुलियां कर रहा है, ये रियल टाइम में देख रहे हैं।
बच्चा अंदर पेट के अंदर में ये सब कर रहा है, और हम उस 4D टेक्नोलॉजी के द्वारा इतना एडवांसमेंट आ गया टेक्नोलॉजी में कि सारा कुछ जो बच्चा बाहर अगर बच्चा हो तो कैसा दिखता है, क्या करता है, वो सारा पेट के अंदर बच्चा हाथ चला रहा है, मुंह फुला रहा है, ये जीभ निकाल रहा है, बच्चा हाथ मुंह पे ला रहा है, मूव कर रहा है, ये सारी चीजें, ये नाल है, अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको देख पाते हैं। बच्चे का आंख, नाक, मुंह, हाथ कैसे बन रहे हैं, बनावट बिल्कुल रियल टाइम में, और ये लिप्स निकाल रहा है बच्चा, टंग बाहर निकाल रहा है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि बहुत चीजें और ज्यादा बेटर तरीके से हम पता लगा पाते हैं, और बच्चे के किसी भी डिफेक्ट को ज्यादा अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो ये था अल्ट्रासाउंड। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में फिर और इन्वेंशंस हुए, तो फिर एक नई टेक्नोलॉजी आई, सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। सुन रहे हैं आप लोग? इन मजा आ रहा है या शॉर्ट करूं? आवाज कहाँ है? तो भेजो। बारह से बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर और टेक्नोलॉजी, तो एक रोन्जे ने जब एक्सरे का इन्वेंशन किया, वहां हर साल दर साल कुछ कुछ नई चीजें आती रहती है। तो वैसे ही एक टेक्नोलॉजी आई, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन को 1970 में बनाया गया था पहला सीटी स्कैन। सर विलियम हाउसफील्ड, सर हाउसफील्ड थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। और ये बेसिकली एक मशीन है जिसमें एक्सरे का यूज होता है। बेसिकली ये एक्सरे का ही और फॉर्म है, इसलिए इसमें वर्ड लगा दिया गया कंप्यूटेड। ये एक्सरे ही एक तरह का एक्सरे है, लेकिन ये कंप्यूटर से की हेल्प से किया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। टोमोग्राफी बोले तो स्लाइस, पतला कट काटना, इसलिए कंप्यूटर के हेल्प से एक्सरे ट्यूब के द्वारा एक्सरे भेजकर और जो एक्सरे किया जाता है उसका नाम होता है सीटी स्कैन। तो फर्क क्या है एक्सरे में और इसमें? तो बेसिकली इसमें जो एक्सरे में क्या होता है कि जो नॉर्मल एक्सरे में एक बहुत मोटी बीम जाती है एक्सरे की, जो बॉडी को चारों तरफ चली जाती है बॉडी, और एक बहुत बड़ा एरिया कवर होता है एक्सरे में। इसमें क्या होता है कि जो ये एक्सरे ट्यूब होती है, ये एक एक्सरे ट्यूब है, यहाँ पे मशीन, ये ऐसी सीटी स्कैन मशीन ऐसी होती है, आप लोगों ने सबने देखी होगी, और शायद बहुतों का काम भी पड़ा होगा। एक मशीन होती है जिसके इसको बोला जाता है गैंट्री। एक टेबल होती है जिसपे पेशेंट को लेटाया जाता है, ये हेड रेस्ट होता है, या माथा रखा जाता है। सीटी स्कैन, ये टेबल जो होती है इसमें मोटर लगी होती है, ये मशीन के अंदर में पूरी पूरी घुस जाती है। जिस पार्ट का करना होता है उस पार्ट को इस मशीन यहाँ पे बीच में रखा जाता है, इसको सीटी स्कैन, ये मशीन है। इसके इस गैंट्री के अंदर में एक ऐसे अगर इसको काट दिया जाए, जैसा कि मैंने दिखाया, काटने के अंदर इसके अंदर में एक ट्यूब लगी हुई होती है, एक्सरे जैसे एक्सरे ट्यूब होती है वैसे सीटी स्कैन में एक ट्यूब लगी हुई होती है। इस ट्यूब के अंदर से भी एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है कि नॉर्मल एक्सरे में बड़ी ट्यूब, बहुत सारा एक्सरे निकलता है, इसमें एक पेंसिल बीम, एक पतली थिन एक्सरे की बीम निकलती है, चाकू की तरह एकदम पतली एक्सरे की बीम। समझ लिया कि एक्सरे का नाइफ है वो। ये एक्सरे की नाइफ, ये ट्यूब बॉडी के चारों तरफ घूमती है, बॉडी अंदर में है, चारों तरफ घूमती है, और चारों तरफ से ये एक्सरे फेंकती है बॉडी के अंदर में ट्यूब, एक पतली एक्सरे की बीम जो एक्सरे को चाकू की तरह चारों तरफ से काट देती है। जैसे देखिए टमाटर का स्लाइस देख रहे हैं आप, ये टमाटर का जैसे स्लाइसिंग किया जा रहा है ना, ये ग्रेनिया करती है। आजकल लॉकडाउन में मेल्स भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं स्लाइसिंग ऑफ द टोमेटोज एंड अनियन। ठीक इसी तरीके से ये एक्सरे की जो नाइफ होती है, ये बॉडी का स्लाइस काटती है, और बॉडी को हर 10 mm या 5 mm पे एक स्लाइस मारती है बॉडी का। ये ट्यूब, वो मशीन ऐसे ये ट्यूब घूमती जाती है, मशीन अंदर जाती जाती है, टेबल अंदर जाती और एक्सरे ट्यूब घूमती रहती है चारों तरफ से। और ऐसे जैसे अपने टमाटर को काटते हैं वैसे ही एक इमेजिनरी, ये दिखती नहीं है ये, लेकिन एक एक्सरे की नाइफ समझ लीजिए, एक एक्सरे की नाइफ होती है जो बॉडी के अंदर जाती है इधर से और दूसरी तरफ से निकल जाती है। और जब ये बाहर निकलती है तो मशीन कैलकुलेट करता है कि ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। मशीन कैलकुलेट करती है कि यहाँ से कितनी एक्सरे अंदर भेजी, और इधर एक डिटेक्टर लगे होते हैं जो एक्सरे को डिटेक्ट करते हैं। जब बॉडी से एक्सरे बाहर निकलती है तो ये डिटेक्टर पता करते हैं कि कितनी एक्सरे यहाँ से गई थी और कितनी बाहर आई। मशीन इसका हिसाब लगाती है, और जैसे कि अल्ट्रासाउंड में हर एक पॉइंट पे एक कलर दिया जाता है, वैसे ही ये कंप्यूटर भी किस जगह से कितनी एक्सरे बाहर आ रही है उसके हिसाब से एक कलर देता है। तो जो कड़ी चीजें होती है, जैसे कि एक्सरे में देखते हैं व्हाइट बोन्स कड़ी होती है, तो बोन्स एक्सरे को ज्यादा रोकती है, तो सीटी स्कैन में बोन व्हाइट दिखती है। जो ऑर्गन्स कम रोकते हैं, जैसे सेम एक्सरे वाली चीज,
जैसे पेशाब की थैली, जहाँ पानी होगा वो काले दिखेंगे सीटी स्कैन में, जहाँ हवा होगी वो भी काले दिखेंगे, जहाँ हड्डियां होगी, कैल्शियम होंगे, वो व्हाइट दिखेंगे। हर एक पॉइंट को एक ग्रे स्केल दिया जाता है और उसके हिसाब से एक इमेज बनाई जाती है। और जैसे 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 कि अगर ये माथा होता तो माथे के ऐसे स्लाइस, जैसे टमाटर के स्लाइस बन गए ना, वैसे ये माथे के स्लाइस बना दिए। ये माथे का नीचे का हिस्सा और ये माथे का ऊपर का हिस्सा। ये एक इमेजिनरी नाइफ यहाँ से यहाँ पूरे माथे पे घूम गई, यहाँ से यहाँ तक, और हर एक स्लाइस का इमेज यहाँ पर कंप्यूटर बना के हमारे को देता है। हम अब क्या कर पा रहे हैं, हम ब्रेन के अंदर, ब्रेन बाहर बैठकर ब्रेन के अंदर देख पा रहे हैं। जैसे हम ब्रेन के अंदर देख पाते हैं वैसे हम पेट के, अगर पेट का हो तो पेट के अंदर देख पाएंगे, अगर नेक का हो तो नेक के अंदर देख पाते हैं, अगर चेस्ट का हो तो चेस्ट के अंदर देख पाते हैं। बाहर से बैठे बिना चीर-फाड़ किए हुए इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बिल्कुल अंदर झांक के देख पाते हैं कि अंदर में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से सीटी स्कैन काम करता है। जैसे मैंने कुछ इमेज दिखाई हुई है कि अगर यही है, अगर कोई पेशेंट एक्सीडेंट हो गया था और उसका सीटी स्कैन किया जाता तो ब्लड, हार्ट, बाकी ब्रेन से ब्लड की डेंसिटी हाई होती है, इसलिए ब्लड को मशीन ने व्हाइट बना दिया। तो ये जो व्हाइट यहाँ पे जमा हुआ दिख रहा है, ये ब्लड का क्लॉट है, ब्रेन के अंदर में जमा हुआ। तो बिना हमने खोले पता लगा लिया, इस मशीन ने पता लगा दिया कि ये एक बड़ा सा क्लॉट यहाँ पे जमा हुआ है। ये एक स्कल का सीटी स्कैन है, ब्रेन माथे का, इसी पेशेंट का होगा, जिसका 3D बनाई मशीन, 3D भी बना देती है, जो बहुत सी इमेजेस को मिला के 3D इमेज भी बना देती है। अपने आप बनता है, कंप्यूटर करता है सारा कुछ। तो कंप्यूटर एक इमेज बना देता है ऐसा स्कल का एक्सरे। अब ये देखिए यहाँ पे लाइन दिखाई गई है, एक्सरे टूटा, ये हड्डी टूट गई है, ये माथे की हड्डी पूरी टूट गई है। तो साधारण एक्सरे से ये सब पता लगाना बहुत मुश्किल था, इतना डिटेल में हम नहीं पता कर सकते थे कि हड्डी टूट गई, कहाँ तक गई, कितनी टूटी। अगर ये सब पता चल जाए तो इलाज बहुत आसान हो जाता है। भी किसी भी सर्जन के लिए आसान है कि उसको कहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, कहाँ पे खोलना पड़ेगा, या क्लॉट कहाँ से निकालना पड़ेगा, ये सीटी स्कैन के माध्यम से बहुत आराम से संभव हो पाता है। वैसे ये एक पेट का अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन है, जिसमें कि किडनीज अपने देख पाते हैं, किडनीज के अंदर की नलियां देख पाते हैं, कोई स्टोन है तो देख पाएंगे, कोई ट्यूमर है तो देख पाएंगे, ये पेशाब की थैली है, ये हड्डियां जो कि 3D इमेज में दिख रही है। तो सीटी स्कैन के द्वारा हम बॉडी में देख सकते हैं। अब सीटी स्कैन कहाँ का किया जा सकता है? सीटी स्कैन हर जगह का किया जा सकता है। सीटी स्कैन माथे का, नेक का, चेस्ट का, पेट का, लिम्स का, मतलब हाथ का, पाँव का, जॉइंट्स का, हर जगह का सीटी स्कैन किया जा सकता है। हर जगह का सीटी स्कैन किया जा सकता है। सीटी स्कैन के लिए कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है सीटी स्कैन का? प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट है तो जहां तक हो सके एकदम ही वैसा जरूरी नहीं है, तब तक डॉक्टर शायद आपको लिखे भी नहीं, इसलिए डॉक्टर को बताना जरूरी होता है कि आप प्रेग्नेंट। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको बताना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि वो सीटी स्कैन कराए या कुछ और जांच कराए जिसमें बच्चे को नुकसान नहीं हो। तो प्रेगनेंसी के अलावा बाकी कोई भी खास इंडिकेशन नहीं है। कभी कभी इसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है, सीटी स्कैन करते टाइम पे इंजेक्शन देने की जरूरत होती है, जो दवाई होती है जिससे ब्लड कहाँ पे ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, ये पता लगाना पड़ता है, जिससे कि हम बीमारी को और ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं। तो वो जो दवाई दी जाती है उसका कभी कभार साइड रिएक्शन थोड़ा होता है, एलर्जी हो सकती है, कभी कभार किसी को दम की शिकायत आ सकती है, लेकिन ये सब माइनर होते हैं, लाखों में हजारों में एक होते हैं, तो ऐसे कोई भी डरने की खास बात नहीं होती। सीटी स्कैन का जो बड़ा साइड इफेक्ट है रेडिएशन, जो कि एक्सरे में, जैसा एक्सरे में है वैसे सीटी स्कैन में, क्योंकि इसमें भी एक्सरे यूज होता है, तो सीटी स्कैन भी अननेसेसरी नहीं कराया जाना चाहिए। लेकिन फिर से जितना भी जो रेडिएशन डोज है वो इतना मिनिमम है कि एक लाइफ टाइम भी ऐसा किसी को भी एटलीस्ट सीटी स्कैन या एक्सरे कराने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अननेसेसरी नहीं कराना चाहिए। प्लस जितनी भी लो एंड मशीन है उतना ज्यादा रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे, अगर 200 mA की एक्सरे है तो बहुत ज्यादा रेडिएशन करेगी, अगर 500 mA है तो कम रेडिएशन करेगी, 700 mA की एक्सरे है तो और कम रेडिएशन करेगी। तो वो भी फर्क पड़ता है कि मशीन की क्वालिटी जरूर देखनी चाहिए, इस एमए की कितनी पावरफुल मशीन है, जितनी पावरफुल मशीन होगी उतना कम रेडिएशन करेगी एक्सरे में। वैसे सीटी स्कैन में जितने ज्यादा स्लाइस की मशीन होती है उतना कम रेडिएशन करती है। सिंगल स्लाइस में कराए अगर कोई करवाता है तो उसका बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है। अगर स्लाइस बढ़ते जाते हैं, बढ़ने का मतलब होता है मशीन फास्ट होती है। अगर सिंगल स्लाइस मशीन एक बार में एक सेकंड में एक स्लाइस काटती है, एक एरिया कट करती है, तो ये अगर कोई 64 स्लाइस मशीन है तो वो 1 मिनट में 64, 1 सेकंड में एक कर देगी, वो 1 मिनट में 1 सेकंड में, तो रेडिएशन डोज उतनी कम हो जाती है। तो हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन में जाना पड़ता है, वो रेडिएशन घटाती है। अब एक आजकल बहुत कॉमनली जो यूज एडवांटेज जो है सीटी स्कैन का, जो 64 प्लस स्लाइस जो सीटी स्कैन होते हैं उनमें ये किया जा सकता है हार्ट का एंजियोग्राफी। हार्ट क्या होता है? हार्ट एक तरह का पंप होता है जिसका काम होता है कि बॉडी में ब्लड को पंप करना। ये हार्ट अपने सारे शरीर को ब्लड पंप करता है
और अगर हार्ट खुद अगर डैमेज हुआ है तो अपने सारे ब्रेन का सर्कुलेशन रुक जाएगा, और सर्कुलेशन रुकना मतलब दिस इज डेथ। तो हार्ट का हेल्दी रहना बहुत जरूरी होता है। और हार्ट एक ऐसी मशीन, एक ऐसा पंप है जो जिस दिन जो 5 हफ्ते का बच्चा होता है उसमें धड़कन दिखने लगती है, वहां से जब शुरू होता है और आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक ये चलता रहता है, कभी भी नहीं रुकता। ये एक ऐसा मशीन अजूबा भगवान ने बनाया कि रेस्टलेसली 24/7 जब तक हमारी सांस रहती है ये चलता रहता है, या ऐसा कह सकते हैं जब तक ये चलता रहता है हमारी सांस रहती है। तो ये हार्ट होता है। हार्ट पूरे शरीर को ब्लड देता है, लेकिन हार्ट को खुद को भी खाना चाहिए। जैसे कि एक मोटर पंप है, अगर पंप को पानी पंप करना है तो वो पानी पंप कर देगा, लेकिन मोटर को खुद को भी चाहिए ना चलने के लिए, क्या चाहिए? करंट चाहिए। इस हार्ट को भी खुद को चलने के लिए खुद को भी ब्लड चाहिए। तो ये ब्लड कहाँ से आता है? तो हार्ट खुद को भी पंप करता है। अपने वॉल्स को, अपनी दीवारों को जिंदा रखने के लिए हार्ट खुद को भी खुद के लिए ब्लड पंप करता है। ये कैसे पंप करता है? तो 3 नलियां होती है, 1 2 3, ये दिख रही है 3 नलियां। ये जो नलियां होती है जो हार्ट के सरफेस के ऊपर में होती है, इन 3 नलियों के द्वारा हार्ट अपने वॉल्स को ब्लड भेजता है। एक लेफ्ट साइड की नली होती है, उसको एलएडी बोला जाता है, एक बीच में होती है सर्कमफ्लेक्स बोला जाता है, और एक राइट साइड के हार्ट के लिए होती है आरसीए बोला जाता है। तो एक एलएडी, सर्कमफ्लेक्स, आरसीए, 3 आर्टरियां होती है। ये तीनों आर्टरियां मिलकर पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर इसमें से कोई भी एक आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो वो पार्ट, जैसे राइट साइड की ब्लॉक हो जाए तो राइट हार्ट का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, तो राइट हार्ट डैमेज हो जाएगा, इधर से पंपिंग बंद हो जाएगी। अगर लेफ्ट का बंद हो जाए तो लेफ्ट साइड का डैमेज हो जाएगा, बीच की बंद हो जाएगी तो वॉल्स डैमेज हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई भी एक आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट का एक पर्टिकुलर हिस्सा, अगर एक से ज्यादा आर्टरियां ब्लॉक हो जाती है तो पूरा का पूरा हार्ट डैमेज होने का डर होता है। और हार्ट डैमेज मतलब इज अबाउट टू डेथ। तो इसको पता लगाने के लिए जो कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी होती है वो एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी, नॉर्मल एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है कि पाँव से एक तार डाला जाता है, जो कि एक पाँव की एक नली से तार डाला जाता है, तो तार पाँव से घुस के अपने पेट की नली से होते हुए हार्ट के अंदर में वो तार पहुंचता है। ये यहाँ पे दिखाया मैंने, ये तार यहाँ पे आता है, और ये तार से फिर अंदर में एक दवाई इंजेक्ट की जाती है, और उसके बाद में आर्टरी को दिखाया जाता है। एक तरह का एक ऑपरेशन जैसा चीज होता है जिसमें कि एडमिट होके हॉस्पिटल में रह के किया जाता है, और उसके बाद में 24 घंटे रख के उसके बाद में घर भेजा जाता है, और एक छोटा चीरा भी दिया जाता है, सब कुछ होता है। और बिकॉज अंदर तार डाला जाता है तो ये तार डालने के अपने रिस्क होते हैं, अंदर में कहीं डैमेज कर दे इसका रिस्क रहता है। तो इसका जो ऑल्टरनेट अब आया है जो कि काफी पॉपुलर हो रहा है वो है सीटी एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन के द्वारा एंजियोग्राफी, जो कि 64+ स्लाइस जो सीटी स्कैनर्स होते हैं उनमें किया जा सकता है। इसमें क्या जाता है कि जो नॉर्मल सीटी स्कैन होते हैं उसी की तरीके से हाथ से एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि सारे सीटी स्कैन में, चाहे पेट का करावे हो या चेस्ट का हो या ब्रेन का हो, कोई भी सीटी स्कैन में हाथ से एक दवाई दी जाती है। ठीक उसी तरीके से हाथ से दवाई दी जाती है, और पेशेंट को जैसे सीटी स्कैन होता है छाती का, वैसे ही ठीक उसी तरीके से एक सीटी स्कैन किया जाता है। इसको करने में टोटल 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, और इसके द्वारा जो एक ऐसी इमेज बनती है, जो सीटी स्कैन की मशीन फिर उस इमेजेस को बना के एक 3 डायमेंशनल हार्ट का इमेज बनाती है। इसके अलावा अंदर की नलियों को भी हम देख पाते हैं, जैसे कि हम ये एक इमेज है, एक नॉर्मल एंजियोग्राफिक इमेज है और एक सीटी एंजियोग्राफिक इमेज है। तो जैसे नॉर्मल एंजियोग्राफी में हम अंदर देख पाते हैं, वैसे ही यहाँ भी हम सीटी स्कैन में भी नलियों के अंदर देख पाते हैं कि अंदर में कहीं ब्लॉक तो नहीं है। जैसे कि एक ये नली है, इसके अंदर में नॉर्मल एंजियोग्राफी में यहाँ ये नली पतली होगी, ठीक इसी का ये सीटी स्कैन में यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ अंदर में क्लॉट बना हुआ है, जिसके कारण से नली पतली होगी। तो जितना एंजियोग्राफी में होता है उतना ही सीटी स्कैन में भी सीटी स्कैन एंजियोग्राफी में भी पता चल जाता है। और इसमें कोई भी इन्वेजन नहीं किया जाता है, कहीं भी कोई तार नहीं डाला जाता है, सिर्फ हाथ से एक वेन के द्वारा, जैसे कि किसी भी सीटी स्कैन में किया जाता है वैसे एक दवाई दी जाती है। और टोटल स्कैन टाइम होता है 5 से 7 मिनट, जो कि नॉर्मल एक पेट का स्कैन करिए या चेस्ट का करिए उसमें भी उतना ही टाइम है, उससे कम ज्यादा ही टाइम लगता है, उससे कम टाइम में हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक प्री रिक्वायरमेंट होता है कि आपकी हार्ट रेट कम से कम होनी चाहिए, 60 से 70 के बीच में पेशेंट की हार्ट रेट होनी चाहिए। अगर 60-70 से ऊपर ज्यादा हार्ट रेट हो तो फिर सीटी एंजियो नहीं किया जा सकता। तो वैसे केस में क्या किया जाता है कि अगर 70 से ज्यादा हार्ट रेट हो तो कुछ दवाइयां दी जाती है जो कि हार्ट रेट को कम किया जाता है, टेबलेट्स दिया जाता है। टेबलेट देकर एक दिन पहले टेबलेट देकर हार्ट की रेट को कुछ कम किया जाता है। अगर 80 हार्ट रेट है तो मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल टेबलेट्स होती है 25 mg 50 mg की टेबलेट को देकर उसको एक दिन पहले या उस दिन सुबह देकर हार्ट रेट को 80 से नीचे लाया, 70 से नीचे लाया जाता है, 60 और 65 के बीच में हार्ट रेट लाया जाता है बस। इसके अलावा ऐसा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि सीटी स्कैन नहीं किया जा सकता, चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंसिव हो, आप कुछ दवाइयां खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। और जस्ट वॉक इन प्रोसीजर होता है। और सीटी स्कैन में जाइए, पेशेंट बेड पे लगाइए, आपको ये चेस्ट लीड लगाए जाएंगे, एक हाथ में कैनुला लगाया जाता है,
जो कि किसी भी सीटी स्कैन में लगाया जाता है, और उसके और मशीन को अंदर आपको अंदर डाला जाता है, पेशेंट को अंदर डाला जाता है, और आपको दवाई इंजेक्ट की जाती है, और टोटल स्कैन टाइम होता है 1 से 1.5 मिनट के अंदर का स्कैन। बस टेबल में लेटने से टेबल से उठकर बाहर आने का समय होता है 5 से 7 मिनट, बिना किसी इन्वेजन के। तो काफी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है और बहुत ही एडवांटेज है कि बिना किसी इन्वेजन के, बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी रिस्क लिए हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई कैसी हो रही है। और अगर 70% तक भी हार्ट ब्लॉक की नलियां ब्लॉक होती है तो हमारे कोई सिम्टम नहीं होते। 70% के ऊपर अगर ब्लॉक हो और अगर हम दौड़े तो शायद सांस में तकलीफ हो, लेकिन उसके पहले कुछ भी नहीं। और अचानक से कभी भी एक क्लॉट जाकर बैठे और 70% को अगर 90% बना दे तो वो मेजर हार्ट अटैक का सोर्स हो जाता है। उस टाइम पे समय नहीं रहता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ये एक बहुत अच्छी मॉडलिटी है जो कि हार्ट की नलियों को देखने के लिए बिना इन्वेजन के की जाती है। ये एक नई टेक्नोलॉजी। उसके बाद आती है फिर एक नई टेक्नोलॉजी आई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या इसको कहा जाता है MRI। कॉमन भाषा में MRI बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस नाम में जैसे छुपा हुआ है मैग्नेट मतलब ये मशीन काम करती है एक मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे। ये एक MRI मशीन है जिसको इसमें भी एक गैंट्री होती है, एक टेबल होती है सीटी स्कैन की मशीन की तरह, और इसके अंदर में पेशेंट जाता है। ये भी मशीन मोटर लगी होती है, इसलिए टेबल के अंदर घुसती है। ये जो गैंट्री होती है इसके अंदर में एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगा होता है, बहुत पावरफुल मैग्नेट। जो मैग्नेट इतना पावरफुल कि समझ लीजिए कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे 70-80 टाइम्स ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होता है। वो मैग्नेट इसके अंदर में लगा होता है, इसलिए इस मशीन का नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब ये कैसे काम करती है? तो जब हमारा शरीर क्या होता है कि पानी, हमारे शरीर के अंदर में 70% पानी होता है। पानी कैसे बना होता है? H2O। पानी का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O। H2O बोले तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो जब हम इस मशीन में जब पेशेंट को लिटाया जाता है तो इसके अंदर जैसे ही पेशेंट जाता है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से अपने शरीर के अंदर में जो छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स है वो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। हर सेल के अंदर होते हैं। अपना बॉडी का 70% हिस्सा पानी से बना होता है। तो बॉडी का 70% जितने भी सेल्स है, जितने भी टिश्यूज है, सारे में पानी होता है। बिना पानी के कोई भी सेल नहीं बनी होती। तो हर सेल के अंदर में प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। वो जब मैग्नेट के अंदर में जाते हैं तो प्रोटॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड एक अलाइनमेंट में ले आता है, सीधा ले आता है। जैसा कि अपने को मालूम है, एक पावरफुल मैग्नेट के पास में दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो वो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साथ में सीधा हो जाता है। जो कि हमने देखा होगा बचपन में, बहुत सारे 2 मैग्नेट पास लाते हैं तो क्या होता है। ठीक उसी तरीके से जब बॉडी के अंदर का जो हाइड्रोजन होता है उसको ये मैग्नेटिक फील्ड में जलाया जाता है, इसके अंदर में जब डाला जाता है पेशेंट को, उसके बॉडी के जो छोटे छोटे प्रोटॉन्स होते हैं वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं और एक अलाइनमेंट में, एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से एक बड़ा पावरफुल मैग्नेट उनको एक लाइन में लाने के लिए मजबूर कर देता है। फिर एक अलग से रे दी जाती है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। वो भी एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस रे से वो जो सीधे हो गए मैग्नेट, उनको दूसरा मैग्नेट का पावर से उनको टेढ़ा किया जाता है। तो जो नॉर्मल सेल्स होती है उनमें जो टेढ़े हिलते हैं वो अलग तरीके से हिलते हैं। जो बॉडी के अंदर में कोई बीमारी है, कोई पैथोलॉजी है, कोई समस्या है, कोई ट्यूमर है, तो वो उसके अंदर के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो अलग तरीके से हिलते हैं। तो ये जो हिलने का जो डिफरेंस होता है उसके कारण से जो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कौन ज्यादा हिलता है और कौन कम हिलता है, उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो भी एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसको ये मशीन डिटेक्ट करती है कि शरीर के अंदर में किस पॉइंट से का प्रोटॉन कितना हिला, कहाँ कम हिला, कहाँ ज्यादा हिला, और उससे जो डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिज्म होता है उसको इस कंप्यूटर मशीन के साथ कंप्यूटर लगा होता है जो कि पकड़ता है। और जैसे कि बाकी अल्ट्रासाउंड में आपने देखा, एक सिटी में देखा, उसी तरीके से हर एक पॉइंट से कितना रेडिएशन, कितना मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस के हिसाब से फिर से ऐसे ही इमेज बनाया जाता है। कंप्यूटर बनाता है फिर से एक इमेज कि बॉडी का मैं यहाँ पे अगर ये सेल्स ठीक हिली है तो ये नॉर्मल ऐसे दिखेगी, ये सेल और गलत हिली है तो अब नॉर्मल दिखेगी। इस तरीके से एक इमेज बनाई जाती है जिसको कहा जाता है MRI। MRI मैग्नेट से काम करता है, इसलिए इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कुछ चीजें जो MRI के लिए अपने को रोकती है वो मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। तो MRI की इमेजेस कुछ ऐसी इमेजेस दिखती है जैसे कि एक ब्रेन का इमेज है। इसके अंदर में ये नॉर्मल ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल हिले, इसलिए MRI की इमेज ऐसा इमेज बना दिया। लेकिन यहाँ एक ट्यूमर था, इनके सेल्स का पानी का कंटेंट कुछ अलग था, तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो रिस्पॉन्स था अलग था इस एरिया का, तो मशीन ने इसको एक अलग कलर दे दिया।
एक वाइट यहाँ पे बना दिया तो अपने को दिखने लग गया कि अच्छा ये ट्यूमर है, ये नॉर्मल ब्रेन नहीं एक ट्यूमर है। तो ब्रेन के अंदर में इस तरीके से अलग अलग जो भी बीमारियां होती है उसको नॉर्मल से हट के कुछ अलग तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखने लग जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये बीमारी है। जैसे कि ज्वाइंट है, ज्वाइंट के अंदर में पानी भर गया तो ये दिखने लग गया। ये लिगामेंट होता है ज्वाइंट के अंदर में, लिगामेंट वो फट गया तो ये वो बिकॉज वहाँ की सेल्स डैमेज हो गई तो वहाँ का अलग तरीके से स्ट्रक्चर दिखने लग गया तो हमें पता चल जाता है कि ये नॉर्मल है। जैसे कि बैक एक होता है, पीठ में दर्द, पाँव में दर्द, रेडिएटिंग पेन बोलते हैं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बैठते उठते चलते दर्द हो रहा है तो डॉक्टर बोलते हैं आपको एमआरआई करवाइए। क्यों करने बोलते हैं? ये इसका आपका डिस्क कैसा देखने के लिए बोलते हैं, हड्डियां कैसी है, हड्डियां आप सीटी स्कैन में ज्यादा दिखती है, सॉफ्ट टिश्यूज एमआरआई में ज्यादा अच्छे दिखते हैं, मैं बताऊंगा अभी। तो ये डिस्क क्या होती है, ये जो काले दिख रहे हैं हड्डियां, दोनों हड्डियों के बीच में एक कुशन डाला होता है जिससे कारण से अपनी स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी में मोबिलिटी रहे, अपने आगे पीछे मुड़ सके, चल सके। अदरवाइज अगर ये पूरी की पूरी हड्डी हो जाती तो क्या हो जाता, अपने बांस की तरह सीधे हो जाते। तो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, अपने आगे मुड़ सके पीछे मुड़ सके, भगवान ने एक बड़ी हर जगह टेक्नोलॉजी है अपने शरीर में। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि दो हड्डियों के बीच में हड्डी चाहिए क्योंकि सपोर्ट देना है, लेकिन हड्डी को पूरा पक्का हड्डी नहीं बना सकते क्योंकि अपने को चलना फिरना भी है, इसलिए दो हड्डियों के बीच में एक डिस्क बनाई थी। डिस्क अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने लास्ट में भी बात करते हैं बस, और थोड़ा सा मेरा बाकी है फिर क्वेश्चन बात। तो ये डिस्क क्या करती है, ये डिस्क मोबिलिटी को मेंटेन करते हैं, अपने मूवमेंट्स को। नॉर्मली ये डिस्क जब तक डिस्क के अंदर का पानी, इसके अंदर पानी भरा होता है, पानी से चीज होती है, तो जब तक ये मेंटेन रहता है तब तक ठीक है। जैसे एज आती है या कोई जोर से झटका लग जाता है तो ये डिस्क फट जाती है। इसके अंदर का जो पानी का स्ट्रक्चर होता है वो बाहर निकल के स्पाइनल कोड की तरफ खसक जाता है, जिसको कहा जाता है डिस्क प्रोलेप्स, डिस्क बल्ज, डिस्क एक्सट्रूजन। ये डिस्क बाहर निकल गई। अब डिस्क बाहर निकल गई तो क्या होगा, नेचुरल है, यहाँ पे जगह ये जो अंदर में दिख रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब कॉर्ड को क्या कर रहा है, एक डिस्क बाहर निकल गई और कॉर्ड को दबाने लगी। अब जब कॉर्ड को दबाएगी, अगर अपने नर्व्स को दबाएगी ये डिस्क, तो क्या होगा, ये नर्व्स नीचे पाँव में जाती है तो पाँव में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है, चल नहीं पाते आप, हिल नहीं पाते। तो ये एमआरआई से हम आराम से पता लगा पाते हैं कि अच्छा ये डिस्क बाहर खिसक गई है, ये नर्व को, यहाँ नस को दबा रही है और इसके कारण से ये कौन से साइड दबा रही है, उस साइड में पेशेंट को ज्यादा पेन हो रहा है। तो ये बीमारी का बहुत सिंपल सा इलाज डायग्नोसिस होती है, और फिर इसका इलाज दवाई से करना है या सर्जिकली करना है ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो एमआरआई का रोल है। तो एमआरआई कहाँ कहाँ का किया जा सकता है, एमआरआई शरीर में किसी भी जगह का किया जा सकता है, जैसे सीटी स्कैन में होता है, कहीं का भी किया जा सकता है, ब्रेन का, स्पाइन का, किसी भी ज्वाइंट का, लंग्स का, अब्डोमेन का, नीचे बच्चेदानी का, ओवरीज का, कहीं का भी किया जा सकता है। लेकिन एमआरआई का जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है वो होता है नर्व से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड, जो कि नर्व्स, स्पाइन्स, ये सब चीजें हम सीटी स्कैन में नहीं दे सकते। ज्वाइंट्स की हम हड्डियां देख पाते सीटी स्कैन में, लेकिन ज्वाइंट्स के अंदर के जो मांस होते हैं, अगर मांस फट गया अंदर का, ये सीटी स्कैन पे नहीं पता चलता है। इसके लिए आपको एमआरआई ही करना पड़ेगा। ये अल्ट्रासाउंड पे थोड़ा पता चल सकता है, लेकिन इसके लिए अच्छे से देखना है तो एमआरआई के अलावा दूसरा उपाय नहीं होता। इसलिए कभी भी आप किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे तो अगर ज्वाइंट पेन होगा, बैक पेन होगा, तो वो एमआरआई बोलते हैं, क्योंकि अंदर की नसों को, ज्वाइंट के अंदर की नसों को देखने के लिए एमआरआई जरूरी होता है। उसके अलावा यूट्रस और ओवरीज को अल्ट्रासाउंड से दिखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेटर एमआरआई में देख सकते हैं, लेकिन एमआरआई बहुत महंगा होता है, इसलिए हर केस में हम एमआरआई नहीं कर सकते। तो 90% केसेज में अल्ट्रासाउंड से काम चल जाता है। कुछ एक केसेज में जब ऑपरेशन करना हो, कुछ करना हो, तो एमआरआई की जरूरत पड़ती है। या अगर यूट्रस का कोई कैंसर हो, सर्विक्स का कैंसर हो, इंडोमेट्रियम का कैंसर हो, तो कैंसर कितना फैला है अगर ये देखना हो तो वो फिर अल्ट्रासाउंड से नहीं हो सकता, वो फिर एमआरआई से होता है, तो उसके लिए एमआरआई करनी पड़ती है। इसके अलावा आंख के लिए, आंख में सीटी स्कैन सबसे रेडिएशन होता है, तो अगर कोई अफोर्डिंग, आंख का भी सीटी स्कैन होता है, लेकिन अगर कोई अफोर्डिंग हो तो वो एमआरआई आंख का कराना ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा बच्चों में, अगर बच्चे चल नहीं रहे, अगर स्थिर बच्चे हैं तो उनमें सीटी स्कैन से ज्यादा एमआरआई बेटर होता है, क्योंकि रेडिएशन नहीं होता वहां पर। लेकिन अगर कोई भी हिल डुल रहा है, स्थिर नहीं है, तो या तो उसको बेहोश करना पड़ता है या फिर उसका एमआरआई नहीं हो सकता। तो ये चीजें है एमआरआई की। एमआरआई और सीटी स्कैन कॉम्प्लीमेंट्री है। कभी सीटी स्कैन करने के बाद में एमआरआई की जरूरत पड़ती है, कभी कभी दोनों करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर की पैथोलॉजी क्या है, बीमारी क्या है, उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि क्या करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक साइड इफेक्ट है, एमआरआई का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एमआरआई में सिर्फ क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर एमआरआई, क्योंकि एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है, तो आप इस मैग्नेट रूम में, ये हमारा विराट का एमआरआई रूम है, दिखाना चाहूंगा मैं। अगर इस रूम के अंदर आपको जाना है
तो इस रूम के अंदर आप कोई भी मेटल लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इस रूम के अंदर बहुत पावरफुल मैग्नेट है। अगर कुछ भी मेटल लेकर, चाहे बेल्ट लेकर, आपका चाबी लेकर, कोई की रिंग लेकर, कुछ भी लेकर आप घुस जाएंगे तो मशीन आपको पुल करेगी। इसलिए इस फील्ड के अंदर में कोई भी मैग्नेटिक चीज नहीं जा सकती। अगर बाहर की चीज तो आप खोल कर रख सकते। इसलिए अगर एमआरआई करना तो आपसे सब पूछा जाता है पहले कि कुछ मैग्नेट तो नहीं है, कुछ मेटल तो नहीं है, वो सारा निकाला जाता है। लेकिन इसके अलावा शरीर के अंदर अगर कोई मैग्नेट हो, जैसे कि पेसमेकर लगा हुआ हो, किसी किसी के आंख के अंदर में जो लेंस लगे होते हैं उसमें मेटल होते हैं, किसी किसी के जो ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन हुए रहते हैं तो उसके अंदर हड्डियों के अंदर में मेटल प्रोस्थेसिस डाला जाता है, मेटल होता है। लोग दांत चेंज करवाते हैं, दांत के अंदर मेटल के दांत लगे हुए होते हैं। इस तरह की चीजें अगर शरीर के अंदर में, तो फिर उस केस में उस डॉक्टर से पता करके वो क्या लगाया। अगर वो फेरोमैग्नेटिक चीज है तो फिर उसमें एमआरआई नहीं हो सकता, और ऐसी चीज में गलती से भी एमआरआई रूम में नहीं जाना चाहिए अनटिल से श्योर हो जाए कि वो जो चीज लगी हुई है वो एमआरआई उसमें मेटल नहीं, मतलब आयरन कंटेंट नहीं है, तब तक फेरोमैग्नेटिक नहीं है, तब तक एमआरआई रूम में नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर को हमेशा बताना चाहिए, टेक्नीशियंस जो एमआरआई करते हैं उनको पहले आपको बताना चाहिए क्लियरली कि मेरे शरीर में यहाँ पे ये मेटल है, और वो हिस्ट्री में पूछा जाता है और आपको खुल के बताना चाहिए, नहीं तो अंदर जाके एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इस रूम में मेटल लेके आप नहीं जा सकते। ये एक जो रुकावट है एमआरआई करने में, एक यही रुकावट है। दूसरी रुकावट क्या है कि अगर इसमें एमआरआई सीटी स्कैन बहुत फास्ट होता है। अगर ब्रेन का सीटी स्कैन करना है तो 5 से 10 सेकंड लगते हैं, पेट का करना है तो 5 से 6 मिनट लगते हैं। लेकिन एमआरआई, किसी भी एक एमआरआई में, ब्रेन के एमआरआई में कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे, और पेट का या किसी और हिस्से का करना है तो आधा घंटा तक का समय लग जाता है, ज्वाइंट्स में आधा घंटा तक का समय लग जाता है। प्लस ये एक टनल जैसा चीज होता है जिसमें लोगों को डर लगता है, क्लोस्ट्रोफोबिया होता है, अंधेरा जैसा फील होता है, तो इस कारण से कुछ लोग इसमें जाने से डरते हैं। तो ये भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि जिनको डर लगता है वो लोग, या जो ज्यादा देर नहीं लेट सकते मशीन पे, उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उनको फिर सीटी स्कैन कराना पड़ता है। तो ये हो गया एमआरआई। अब नेक्स्ट आता है मेमोग्राफी, जो कि फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी चीज है। मेमोग्राफी, जैसा कि वर्ड इसके नाम में छुपा हुआ मेमोग्राफी बोला जाता है। अपने जो ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट का एक दूसरा नाम होता है मेमोरी ग्लैंड, ये भी एक नाम होता है मेमोरी ग्लैंड। ब्रेस्ट बोला जाता है और दूसरा नाम होता है मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड की जांच होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया मेमोग्राफी। ये किस काम आती है, तो ये जो मशीन है इसके द्वारा यहाँ पे ब्रेस्ट रखा जाता है पेशेंट का, यहाँ से इस मशीन, ये जो ऊपर की प्लेट है ये ब्रेस्ट को दबाती है, और यहाँ ये भी एक्सरे पे ब्रेस्ट होते हैं, यहाँ भी एक एक्सरे ट्यूब लगी होती है, एक्सरे निकलती है, और यहाँ एक कैसेट होती है जिसके अंदर में इमेज बनती है। तो इस ब्रेस्ट का एक इमेज बनाया जाता है, जो कि ऐसा एक इमेज बनता है। इसके अंदर में अगर ये नॉर्मल ब्रेस्ट है, अगर कोई भी ट्यूमर हो, कुछ भी छोटा कैंसर बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, तो मेमोग्राफी इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी आउट, जो कि बहुत अर्ली स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा सकती है। और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि टोटली क्यूरेबल है, 100% क्यूरेबल है, अगर इसका टाइमली डायग्नोसिस होकर टाइमली इसका ट्रीटमेंट ले लिया जाए। टाइमली डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, तो उसके लिए यह है एमआरआई, इसलिए मेमोग्राफी। तो मेमोग्राफी करके बहुत अर्ली स्टेज पे, जबकि ब्रेस्ट ट्यूमर फैला ना हो, ब्रेस्ट के अंदर में कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर ही हो, बाहर कहीं नहीं गया हो, किसी लिम्फ नोड में नहीं गया हो, कहीं नहीं गया हो, अगर उस स्टेज पे अगर पता लग जाता है ब्रेस्ट कैंसर का, तो उसको छोटा सा ऑपरेशन करके उसके बाद थोड़ी कीमो रेडिएशन देकर उसको बिल्कुल क्योर किया जा सकता है। जैसे कि एक इमेज मैंने दिखाया, एक छोटा सा व्हाइट पैच यहाँ दिख रहा है, ये कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, बहुत अर्ली स्टेज में, छोटा सा अंदर है, इसको निकाल लिया जाए तो ये पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएगा और शायद अपनी पूरी जिंदगी नॉर्मली जिएगा। ये है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी का जो इंडिकेशन होता है कि ऐसा नहीं कि आप जब मन आए तब करा ले। 40 साल की उम्र के बाद में एसोसिएशन ऑफ मेमोग्राफी का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 40 साल की उम्र के बाद में, और यूरोपियन गाइडलाइन बोलती है 50 साल की उम्र के बाद में साल में एक बार मेमोग्राफी करना चाहिए। और हर 3 महीने में या 6 महीने में आपको खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का करना चाहिए, पालपेट करना चाहिए, ब्रेस्ट को देखना चाहिए कोई लंप तो फील नहीं आ रहा है, ये सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। और अगर 40 की उम्र कट जाती है तो साल में एक बार मेमोग्राफी कराना चाहिए, जिससे कि अगर अर्ली स्टेज पे अगर कुछ हो तो आपका डायग्नोसिस हो जाए और टाइमली ट्रीटमेंट लिया जा सके। ये मेमोग्राफी है। लेकिन मेमोग्राफी वैसा नहीं कि जब मन आए तब करा ले, ऐसा इसको ज्यादा कराना भी अच्छा नहीं। ये भी एक्सरे ही है एक तरह का एक्सरे, इसमें बहुत, हालांकि एक्सरे डोज बहुत ही थोड़ी होती है, 0.03 मिलीसीवर्ट डोज होती है, जो कि नेग्लिजिबल डोज होती है, बहुत ही सेफ रेडिएशन होता है। बट फिर भी जहाँ भी रेडिएशन हो, रेडिएशन क्या होता है, क्यूमुलेटिव होता है। ऐसा नहीं रेडिएशन आप अभी एक एक्सरे करा लिए तो बस अब खत्म, अब अगर 3 महीने लगेगा, नहीं। रेडिएशन जैसे अगर बैंक में आप पैसे जमा करते हैं तो हर बार जितना जमा करते हैं वो अकाउंट में जमा होता है, वैसे ही रेडिएशन होता है। जितने आप एक्सरे कराएंगे पूरी जिंदगी में, हर एक का रेडिएशन आपके बॉडी में जमा होता है। रेडिएशन
हर बार जमा होता है। इसलिए कहीं भी रेडिएशन इन्वेस्टिगेशन करवाना है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरी नहीं करवाए, जरूरत से ज्यादा नहीं कराए, लेकिन जहाँ जरूरत है वहां कराना चाहिए, क्योंकि इतना कम रेडिएशन है कि कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन मिसयूज नहीं करना चाहिए, शौकिया नहीं कराना चाहिए। इसके बाद में ये एक दांत का एक्सरे करने की मशीन होती है, ऑर्थोपेंटोमोग्राफी, 32 दांत की। नॉर्मली पहले क्या होता है कि दांत का सिंगल एक्सरे निकाला जाता था, जिससे सिर्फ एक दांत दिखता था। अब आजकल इलाज, दांत का अगर प्रॉपर इलाज कराना होता है तो लोग डेंटिस्ट होते हैं, वो दांत का 32 का एक्सरे करवाते हैं। इसको बोला जाता है ओपीजी, ऑर्थोपेंटोमोग्राम, जिसमें पूरी की पूरी यहाँ दांत, पेशेंट को यहाँ खड़ा किया जाता है, इसके दांत को, मुंह, जबड़े को यहाँ रखा जाता है, और ये मशीन चारों तरफ घूमती है। इसके अंदर भी एक एक्सरे लगा होता है, चारों तरफ घूमती है, और पूरे मैंडिबल का, आपके जबड़े का एक एक्सरे निकाला जाता है, जो कि ऐसा दिखता है, जिसको ओपीजी बोला जाता है। इसके अंदर में क्या है कि दांत कोई भी टेढ़ा, जैसे कि ये पेशेंट है, इसके बहुत से दांत, चोर दांत निकल रहे हैं, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, नीचे के दांत टेढ़े निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों टेढ़े निकल रहे हैं। बच्चों के दांत टेढ़े हो जाते हैं, पता नहीं चलता क्यों टेढ़े हो गए। तो ये अगर ये डेंटिस्ट एक्सरे कराते हैं तो उनको पता चलता, अच्छा इतने दांत ऊपर में निकल रहे हैं। अब अगर ये जो मिल्क टीथ जो अंदर से निकलने वाले, अगर इनको अगर ये दांत हटा नहीं दिया गया तो ये दांत सारे टेढ़े हो जाएंगे। तो आगे के दांतों को हटाया जाता है और इन दांतों को रास्ता दिया जाता है। जब ये दांत नीचे आते हैं तो बिल्कुल सीधे आते हैं। तो ऐसी बीमारियों को पता लगाने के लिए, अगर दांत के अंदर जैसे मैंडिबुलर इन्फेक्शन हो गया, पस बन गया, अगर इसका पता लगाना हो, दांत के अंदर में अगर डेंचर्स भरे हुए तो कैसे हैं, ठीक है कि नहीं है, कोई कैविटीज है क्या, कोई दांत के अराउंड इन्फेक्शन है क्या, ये सब पता लगाने के लिए, कोई फ्रैक्चर है क्या, ये सब पता लगाने के लिए एक्सरे किया जाता है। इसको बताया जाता है ओपीजी। ये भी रेडिएशन का, इसमें भी हल्का रेडिएशन होता है, लेकिन नेग्लिजिबल डोज। तो ये था मेरा आज का, मैं ये, इसके अलावा पेट स्कैन वगैरह बहुत सी टेक्नोलॉजीज और भी है, जिनको हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। और अब इससे रिलेटेड कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन पूछने हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम सुशील भैया, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छी जानकारी मिली। अगर कोई अपन जो डॉक्टर आप जावा और आपने बॉडी माइने ज्या लागोड़ी रे थारा स्टील रॉड, और आप डॉक्टर तो अपन आई पूछसी कि भाई आपके बॉडी में कुछ है क्या, चाबी उबी, तो भाई सब याद है, अपन तो रड डालो तो याद को नहीं आवे। नहीं, अगर बाकी कोई में जरूरत नहीं, लेकिन अगर एमआरआई में जानो तो थाने याद रखना पड़ेगा हिस्ट्री। हालांकि अगर एक्सरे में रॉड लागे रहे तो एक्सरे कराते टाइम रॉड दिख जावे तो डॉक्टर अपना पतो रहे टेक्निक। आज आप जानकारी करा जन मालूम पड़े कि नहीं, आप बोलना चाहिए, नहीं तो भूल जाओ लोग, कहीं दांत को भूल जाओ लोग, दांत नकली लगा रहा है, दांत स्टील का, चांदी का दांत लगा रहा है, दांत लोग भूल जाओ, बता लो तो वो दांत टेक्नीशियन भी मालूम है। तो बेशक ज्यादा थोड़ी एमआरआई, पर्टिकुलर एमआरआई में, और कोई चीज में दिक्कत नहीं। एमआरआई में जाते टाइम चीज, हालांकि एक फॉर्म भराया जाओ, अभी फॉर्म में हर चीज लिख छोड़ते हैं, एक चीज डायरेक्ट पॉइंट छोड़ा रहे थे, भूल भी जाओ तो वो पॉइंट हमें याद दिला देंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी। और कोई ने कुछ पूछना है? डॉक्टर साहब नमस्ते। कोई किसी को कुछ पूछना है? मैं महेंद्र बोल रहा हूँ दादम से। हाँ सर, क्या खबर? नमस्ते डॉक्टर साहब। विराटनगर आते नहीं है, वो जूम पे बात करिए। हाँ अच्छा ही है। डॉक्टर साहब एक तो पूछना था, ये सिटी एनजीओ कितनी उम्र तक के लिए करवाना चाहिए? सिटी एनजीओ तक का सही रिपोर्ट आता है कितने की, जैसे किसी भी एज का, किसी एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया एक ही है कि हार्ट रेट आपका 70 के नीचे होना चाहिए। बेस्ट जो हम लोग जो प्रेफरेबल हार्ट रेट मानते हैं 60 से 65 बीट्स का हार्ट रेट अगर हो, अगर उस दवाई देकर भी हार्ट रेट वहां तक लाया जा सकता है तो आराम से किसी भी एज में कराया जा सकता है। और रादर जो जिनको की थोड़ा भी सिम्टम हो, जिनको लगता है कि मेरे को कुछ हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उनको जैसे कि मैंने अपना खुद का कराया है, एक ऐसी मॉडलिटी है जिसमें बिना कुछ किया घूमते फिरते करा के आ सकते हैं। कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ वही जो रेडिएशन होता है, जो सब बाकी एक्सरे में होता है, वही चीज है। इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं। एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है। क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, हार्ट रेट को कम नॉर्मल करने। 70 से ज्यादा हार्ट रेट है तो हम लोग नहीं करते उसको, दवाई देके हम लोग 70 से 60 के 65 के बीच में लाते हैं उसको, 65 के आसपास लाते हैं उतना पे, क्योंकि जो 64 स्लाइस सीटी स्कैन होता है वो 64 एक सेकंड में 64 स्लाइस काटता है। तो एक्चुअली बेसिकल प्रिंसिपल क्या है, हार्ट जब चलता है तो चलते हुए, कोई भी चीज में चलते हुए में सीटी स्कैन नहीं हो सकता, कोई भी चीज एमआरआई भी नहीं हो सकती। तो जब हार्ट जब बीट होता है तो नॉर्मल जो हार्ट रेट अगर हम लोग बोलते हैं ना 65, तो 65 बार जब बीट होता है, जब एक बीट के बीच जब हार्ट किसी एक पोजीशन में रुका होता है ना, उस टाइम पे वो पूरा सीटी स्कैन किया जाता है। इतना फास्ट होना पड़ेगा। वो स्कैनर होता है कि वो 64 से ज्यादा एक सेकंड में नहीं ले सकता है। तो 64 तक हार्ट रेट आपका हो तो हार्ट जब बीट कर, जब ऐसे आया ना या ऐसे आया, किसी एक ईसीजी कनेक्टेड होता है, ईसीजी बताता है मशीन को कि अब लो,
तो मशीन अपने आप घूमती है, और वो 1 सेकंड जब तक हार्ट यहाँ से यहाँ वापस यहाँ आता है उसके बीच में मशीन एक बार पूरी घूम जाती है। और 64 होता है, इसलिए वो एक बार घूमती है तो सीधा एक बार हार्ट का पूरा हार्ट का इमेज आ गया। तो इसलिए हार्ट रेट को वहाँ कम करना पड़ता है, अदरवाइज ऐसा और कुछ नहीं है। बाकी ये क्राइटेरिया कुछ नहीं, अगर स्टेंट लगा हुआ भी है तो भी सीटी स्कैन किया जाता है, स्टेंट कैपेटेंसी भी देख सकते हैं, स्टेंट कैसा है वो भी देख सकते हैं। और सीटी स्कैन में अगर कुछ पता चल जाता है तो फिर फर्दर उसमें आपको ये भी पता चला कि एमआरआई में एनजीओ में जाना है नहीं जाना, फिर डिसाइड करते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है नहीं करना। इसमें सारा में 2 वेसल में 3 वेसल में 3 आर्टरी ब्लॉक है, 1 आर्टरी ब्लॉक है, 2 आर्टरी ब्लॉक है, कितना % ब्लॉक है, 10% का रेंज में हम डायग्नोसिस, सीटी स्कैन में 10% रेंज में, जो एनजीओ में वैसे होता है हम लोग 20 से 30 या 30 से 40% या 40 से 50% ऐसे बताया जाता है। तो मोटा मोटी एक्यूरेसी रेट जो स्टडीज है वो नॉर्मल एंजियोग्राफी और इन्वेजिव, उसको बोला था इन्वेजिव एंजियोग्राफी, क्योंकि उसमें तार डाला था, और सीटी स्कैन एंजियोग्राफी की जो डाटाज है ये आप नेट में सर्च कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट एक्चुअल सेम फिगर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, 2-4-5% यहाँ होता है, कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं होता है, और बिना साइड इफेक्ट बिना किसी टेंशन के किया जा सकता है। और किसी को कुछ पूछना है? डॉक्टर साहब, जय किशन शारदा। हाँ बोलो सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। जी बोले। ये जो एंजियोग्राफी करते हैं और आपने अभी जो सीटी स्कैन के माध्यम से इसको करने का बताया, जी इसके अंदर रेडिएशन फर्क है? रेडिएशन इसमें अगर आप साल में अगर 12 एक्सरे कराते हैं ना, हाँ, उतना रेडिएशन होता है एक सीटी स्कैन एंजियोग्राफी में। नहीं, एंजियोग्राफी में जैसे मैं हार्ट पेशेंट हूँ, हाँ, और मेरा जो डॉक्टर मुझे कि आप मतलब जो है एंजियोग्राम मत कराओ, एंजियोग्राम इसलिए नहीं कराओ, रेडिएशन उसमें जाएगी। अभी आपने जो मुझे बताया सीटी एंजियो कराइए आराम से, सीटी एंजियो आराम से कराइए, सीटी एंजियो कराइए, बिल्कुल काठमांडू में होता है, आराम से करा सकते हैं, बहुत से सेंटर है काठमांडू में, सीटी एंजियो कराइए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और कोई कहते हैं। और मुझे लगता है सस्ती भी होगी सर, मुझे जहाँ तक लगता है एंजियोग्राम से। क्या बोले? नहीं, जैसे अभी बॉम्बे में कई लोग बोल रहे हैं कि जैसे 4-5 हजार रुपये में इस तरीके का क्या हर चेक का नहीं सीटी एंजियो का रेट मोटा मोटी काठमांडू में मेरे ख्याल से 16-17 हजार रुपए होगा, है ना। 4-5 हजार वाला हो सकता है, कहीं पे इंडिया में कुछ सेंटर्स कर रहे होंगे। नेपाल में भी जो रेट है नगर में हम लोग कर रहे हैं 10-11 हजार रुपए प्लस कॉन्ट्रास्ट लेके 13-14 हजार के आसपास पड़ता है। और डॉक्टर साहब दूसरा मेरा प्रश्न, माय सेकंड क्वेश्चन, ये जो एमआरआई करने के टाइम में जैसे डेंटल इम्प्लांट किया हुआ हो, अगर हमने डेंटल इम्प्लांट किया हुआ है उस कंडीशन में एमआरआई हो सकती है या नहीं हो सकती है? वो एक्चुअली वो कंसेंट लेना पड़ता है आपके डेंटिस्ट का कि व्हाट काइंड ऑफ इम्प्लांट ही हैज पुट इन। बट इम्प्लांट, कुछ इम्प्लांट होते हैं कि जो कि नहीं होते, जैसे कि आजकल हड्डियों में जो इम्प्लांट लगाए जाते हैं ना वो फेरोमैग्नेटिक नहीं होते, कराया जा सकता है। लेकिन ये पता लगाना पड़ता है कि वो जो आपका डेंटल इम्प्लांट लगा हुआ वो कैसा इम्प्लांट है, वेदर ये इम्प्लांट एमआरआई में जाने लायक इम्प्लांट है या नहीं। अगर ये श्योरिटी हो जाए तो ही किया, अदरवाइज डिस्क मैग्नेट के अंदर आप जाएंगे तो उसको मैग्नेट खींचेगा। तो ये जो इम्प्लांट लगाते हैं वो एक लाइसेंस देते हैं आजकल, वो बताते हैं जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का लगाया था, जिस वक्त लगाया था जॉनसन कंपनी का लगाया था डेंटल, तो वही उसका आपका मॉडल नंबर बताएंगे तो नेट पे डाटा होता है, अगर नेट पे आप डालेंगे ना उसको तो नेट वाला में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि वेदर दिस इज एमआरआई कंपेटिबल और नॉट। जो आप फिगर डालेंगे नेट पे सर्च करेंगे तो नेट पे आपको मिल जाएगा आपके अंदर में कुछ जो चीज लगा हुआ वो एमआरआई कंपेटिबल है या नहीं है। अगर ये लाइसेंस तो आप आराम से वो, अगर आप टेक्नीशियन को बता देंगे भाई मेरा ये लगा हुआ है और ये एमआरआई कंपेटिबल है, तो टेक्नीशियन भी उसको कंफर्म कर लेगा कि नेट पे यहाँ ये आपका सही है और आपका अलाउ करेगा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने दरअसल में बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया है, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। आशीर्वाद है सर आपका। थैंक यू। हाँ, बजरंग भैया कुछ पूछना चाह रही है लगे। हाँ दाई बोलो। अनम्यूट करिए आप नीचे शायद म्यूट दबे था, म्यूट दबाओ आपका बजरंग भैया। हाँ धन्यवाद डॉक्टर साहब। आ रही आवाज आ रही है। हाँ सर्वप्रथम तो मैं महिला मंच मैसूरी महिला मंच ने धन्यवाद और बधाई देना चाहूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आज को जो आयोजन करियो बहुत ही बढ़िया लगियो, और आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद बधाई है आपको भी, मतलब आज जो भी बात बताई आपने सूक्ष्म तरीके में बधाई है। मारो खाली एक या दो ही बातें मन थोड़ी अनक्लियर है पूछनी। पिछले दिन आज हमारे मिसेज में हैदराबाद गयो तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में
ट्रीटमेंट कराना है तो आप भी सजेस्ट किया था हमारे हाँ, ट्रीटमेंट कराओ। और भी के बाद हाँ की रिपोर्ट भी दिखाई थी गोल ब्लेडर की। हाँ गोल ब्लेडर संबंधी एक क्वेश्चन है और एक मेमोग्राफी संबंधी हमारा क्वेश्चन है। हाँ हाँ तो वो गोल ब्लेडर में जहाँ पे जो भी कंक्लूजन आवे है, जहाँ स्टोन आवे है या फैटी लिवर आवे या स्मॉल जीबी पोल्प आवे, तो जीबी पोल्प पॉलिप, कहीं हाँ हुआ पॉलिप बोला तो पॉलिप बोला तो एक तरह को मांस बढ़ हुआ है, पित्त की थैली के अंदर में मांस बढ़ जावा है, पॉलिप पॉलिप बोले। अब पॉलिप के बारे में पॉलिप का ही बोले लिटरेचर में कि अगर 9 mm तक को पॉलिप, अगर मेरी साइज 9 mm का अंदर है तो थे बिना कुछ मत करो, बिना 6 महीना में चेक कराता रहो। लेकिन अगर 9 mm वो पुगन लाग गयो या 9 mm कटन लाग गयो या लगा कि जल्दी बढ़ रही है तो फिर भी पॉलिप ने निकाल देना चाहिए। पॉलिप मतलब वो पॉलिप को निकाले जाओ, वो पित्त की थैली निकालनी पड़े, फिर गॉल ब्लैडर ने निकाल देना चाहिए। क्योंकि कदे कदे कहीं है कि वो पॉलिप मोस्टली 90% बिनाइन पॉलिप मतलब नॉन मेलिग्नेंट पॉलिप है, लेकिन 10% में कैंसर बनने के चांसेस है। तो लेकिन बुक्स बोले कि 9 mm वो नीचे है तो मत छेड़छाड़ करो, अगर डर है मन में तो निकाल भी सको, आखिर हो सके कदे न कदे शायद निकालना ही पड़े। वो पिछले 1 वर्ष में करायो कोनी तो में करानो चीज है। हाँ हर 6 महीना में जरूर, अगर 6 महीना के डिफरेंस को करानो चीज है। बिल्कुल बिल्कुल विदाउट फेल। अगर पॉलिप है तो बिना लाइटली नहीं लेना चाहिए, 6 महीना में चेक कराता रहो। अगर 9 mm वो नीचे नीचे है तो कोई दिक्कत वो नहीं थे, आराम रह सको। अच्छा मेमोग्राफी तो खाली ओनली फॉर लेडीज के लिए है? सिर्फ लेडीज ब्रेस्ट के लिए मेमोग्राफी, सिर्फ ब्रेस्ट के लिए, ब्रेस्ट के अलावा कोई जांच कुछ। अच्छा अच्छा। ब्रेस्ट में कैंसर के अलावा कोई भी दूसरा ट्यूमर हुआ बिरला भी करो जावे, लेकिन मेन पर्पज जो मेमोग्राफी को है ब्रेस्ट के लिए अल्ट्रासाउंड भी पता चल जाए, लेकिन छोटा कैंसर जगह ब्रेस्ट का हुआ अल्ट्रासाउंड कौन पता चले, इसलिए मेमोग्राफी करनी पड़े। और मेमोग्राफी में अगर छोटा कैंसर भी है तो बिना पता चले, और छोटा अर्ली पता चले तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और क्योर। अब क्या डॉक्टर साहब यहाँ कोई फिजिशियन डॉक्टर ने मैं लोग चेकअप कराने जावा तो बे लोग आए जहाँ ब्लड टेस्ट के साथ एक्सरे तो लिखे ही लिखे है, मैं बिना एक्सरे तो भाई डायग्नोस कौन कर सके है। तो यहाँ आप बोलिया कि एक्सरे कम कराओ, लेकिन भी के बाद 100 की रिपोर्ट कुछ को नहीं आवा, भी मैं कहीं एक्सरे रिपोर्ट तो लेकिन एक्सरे थे साल में कितना एक्सरे कराओ? साल में जहाँ फिजिशियन जावा जाना बे करीब 1 एक्सरे तो लिखी देवे मोस्टली वो एक कराना। फिजिशियन का मतलब साल में ज्यादा से ज्यादा कितना थे, 2 3 4 कराओ से नहीं, 2 या 3 या मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 या 3 20 तक एक्सरे साल में चेस्ट एक्सरे कराओ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है नमस्ते। महेंद्र जी जालान भाई साहब, बेबी कुछ पूछना चाहा? हाँ ठीक है। हेलो नमस्ते। हाँ नमस्ते। सुनिए ना डॉक्टर साहब, हमारी एक क्या थी, कितना % ब्लॉकेज तक अपने को स्टैंड वगैरह लगाना चाहिए? नंबर 1 अच्छा कितना % ब्लॉकेज तक ट्रीटमेंट में जाना चाहिए? 70% के नीचे तक है तब तक आप ऑब्जर्वेशन में रह सकते हैं। 70% अगर क्रॉस किया तो डेफिनेटिवली फिर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन 50% के ऊपर है तो आपको ब्लड पतला करने का दवाई वगैरह प्लस एक्सरसाइज ये सब रेगुलर करना चाहिए। कभी भी वो 70% 100% में कन्वर्ट होने का डर रहता है। डॉक्टर साहब एक बात और था, जैसे ब्रेन ट्रीटमेंट या न्यूरोलजिया का ट्रीटमेंट के लिए ईईजी कितनी कारगर है? ईईजी के साथ साथ ईजी और क्या बोल रहे थे? ईजी स्कैन अभी के डॉक्टर क्या करते हैं, ईजी स्कैन एमआरआई साथ लिख देते हैं। जैसे हमारे फादर ईजी एक अलग चीज होती है, एमआरआई अलग चीज है। एमआरआई के अंदर होता है, एमआरआई में क्या होता है, एमआरआई में ब्रेन के अंदर में देखते हैं कि अंदर स्कैन करवा लेते हैं। हाँ एमआरआई में होता है ब्रेन के अंदर देखते हैं। होती है ना वो कैसे पेन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है क्या, उसके कारण से कुछ पेशेंट को उनको दिक्कत क्या होती है? नहीं दिक्कत ऐसा था कि जैसे हमारा फादर का ट्रीटमेंट करवाए थे तब ईजी से डॉक्टर सेटिस्फाइड हो गया था, और अभी कभी कोई करवानी है तो ईजी और आप सीटी स्कैन साथ लिख देते हैं, तो क्या जरूरी होता है क्या? दोनों भाई दो अलग चीज है। ईजी से सिर्फ कुछ एक बातें पता चलती है, लेकिन अंदर थोड़ा सा फास्ट करना होगा अपने को, लेकिन बाकी चीजें ईजी से नहीं पता चलती। ब्रेन के अंदर में कोई ट्यूमर है कुछ बैठा हुआ है तो वो ईजी से नहीं पता चल सकता। ओके थैंक यू डॉक्टर। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है। टाइम ओवर हो रहा है। ओके थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। रचना राठी कुछ बोलना चाह रही थी शायद। रचना जी आप हैं यहाँ पे? हाँ हूँ। सबसे ऊपर दिख रहे। हाँ हेलो। हाँ रचना भाई। हाँ नहीं जान, नॉर्मली हार्ट बीट जान 65 से 70 होना चाहिए,
जन कोई कभी जन 90-95 जनरल देखा तो नॉर्मली मतलब 90 to 100 का अंदर है तो भी कहीं प्रॉब्लम हुआ है 90 100 रहना मतलब हार्ट बीट ज्यादा है नॉर्मली हार्ट रेट जगह नॉर्मल हार्ट रेट मानी जाओ 60 80 नॉर्मल अपन जगह नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपन 60 80 तो रखनी चाहिए अपन नॉर्मल हनी जब नॉर्मली कोनी पर 90 मतलब 90 से 100 के बीच में रहेगा और कई प्रॉब्लम आ सके अगर 90 आ रही है तो एक बार जरूर फिजिशियन से दिखाना चाहिए कि हार्ट रेट क्यों ज्यादा है बहुत सा कारण हुआ है कारण पता बीपी वाली मशीन में भी हार्ट बीट ज्यादा दिखावा बीपी का ज्यादा हार्ट बीट भी ज्यादा दिखावा तो अगर पहले तो पता होगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी हार्ट रेट कम करने की दवाएं हुए हार्ट रेट जन बहुत ज्यादा रहेगा एनी टाइम ही 85 90 मतलब 90 to 100 एनी टाइम नहीं तो ब्याह अगला केस में अगर कुछ और प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ कहीं में नर्व्स स्टिमुलेट करा नहीं अंदर नर्व्स हो जाए हार्ट नर्व सिग्नल कभी ज्यादा सिग्नल भेजने लग जाए ज्यादा सिग्नल है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो भी सिग्नल प्रॉब्लम कुछ को नहीं कम करने की टेबलेट बाई ईसीजी से जो पता करके डॉक्टर इको ईसीजी सब करके पता लगा लेगी कुछ और प्रॉब्लम को नहीं तो फिर भी हार्ट जगह पल्स ना कम करने की मेट्रोप्रोलोल टेनोलोल दवाएं हुए ना कम कर लेकिन हार्ट रेट ना रखना चाहिए 80 नीचे 80 नीचे नहीं ओके थैंक यू इस जूम मीटिंग का सेशन ओवर हो जाएगा लीला जी का अपना अब मेरे ख्याल से वाइंड अप करिए आप ठीक है हमारा कार्यक्रम अब करीब अंतिम तम जा रहा है और धन्यवाद रीता जी महेश्वरी सुशील भैया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अमूल्य शब्द अमूल्य अनुभव लगाने दिया मेरे वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद एक कोरोना के बहाने मिलन को मौका मिले सब ने रीता भाभी आप अनम्यूट करिए अपने आप को हाँ अनम्यूट कर दिया आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर सुशील जी तापड़िया को मैं महेश्वरी महिला मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया और ये जो है स्क्रीन पे दिखा के तो और उन्होंने हमारे प्रोग्राम को बहुत अच्छा बना दिया हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली थैंक यू वेरी मच मैं आपको फिर से धन्यवाद देती हूँ थैंक यू नमस्ते